So hey guys, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to do the chapter in one shot, that is plant growth regulation. यानी कि हम यहाँ पर plant hormones की बात करने वाले हैं. So firstly we are going to go through the term itself कि क्या इन्हें plant hormone कहना या phyto hormones कहना सही बात होगी या फिर इन्हें हम plant growth regulator ही कहें. इन दोनों पे पहली बात तो बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन फाइटोहॉर्मोन्स एंड द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. काफी सारे साइंटिस्ट ने इन्हें हार्मोन बोलना स्टार्ट किया, लेकिन वी नो दैट हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय सम ग्लैंड्स विच आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये डायरेक्टली ब्लड फ्लो के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. इट मीन्स दैट दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस इन नेचर. दैट्स वाई इन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और उनके सिक्रीशन को भी यूज टू कॉल एज हार्मोन्स. But here they are called as plant growth regulators and sometimes they are called as phytohormones. So ये terms जो है interchangeably use करी जाती हैं, लेकिन इनमें से जो more correct term है that is going to be the plant growth regulators because these are some chemicals which are going to regulate the growth of plant and that's why in abbreviation they are called as the PGRs. Okay, इन्हें PGR कहा जाता है जो कि 5 अलग अलग टाइप के होते हैं. They can be promising, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि हाँ भाई ये किसी चीज को प्रमोट करेंगे, सो दे कैन बी प्रमोटरी पीजीआरस. और जो सेकंड कैटेगरी आपकी हो सकती है उसे आप लोग बोल सकते हैं डी प्रमोटरी या फिर आप उसे बोल सकते हैं इनहिबिटिंग पीजीआर. ओके, सो 5 हार्मोन्स टोटली आपको पढ़ने होते हैं या 5 पीजीआर आपको टोटली पढ़ने होते हैं. उनमें से जो प्रमोटरी रहते हैं वो है आपके ऑक्सिन, आपके साइटोकाइनिन एंड योर जिबेरलिक एसिड और योर जिबेरलिन. और यहां पर अगर इनहिबिटिंग की आप बात करो तो यहां पर आपको एब्सिसिक एसिड देखने को मिलेगा, दैट इज ABA, एंड इसके साथ साथ इथाइलिन, ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं. सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ पीजीआर जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट फर्स्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्लांट ग्रोथ एंड व्हाट इज प्लांट डेवलपमेंट. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. इफ यू हैव नॉट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए, ओजोन क्लासेस नाम से आपको मिल जाएगा. If you are on Instagram, then you can follow me up on Vipin Sharma Biology. That is my Instagram handle. You can subscribe to my new channel Nurturing Brains. The link of this channel will be provided in the description below. तो नए चैनल को यार प्लीज फॉलो कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए so that you never miss an update from that channel as well. And now let's start. So let's take some other color because we are going to highlight a lot of things in this slide. Firstly, you have already studied the organization of a flowering plant in chapter 5. Okay, in morphology of flowering plants I have already told you guys, we have already made a one shot video on that. I have told you guys the organization of all the parts of a flower, that how the calyx is present on the flower, how the corollas are arranged, how the androeciums are arranged, how the gynoeciums are arranged. ये सारी की सारी बातें हम लोग जो है कर चुके हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख चुके हैं आपके थैलेमस के ऊपर. नाउ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट. सो इन टर्म्स के बारे में आई होप आप जानते होंगे. सीड का मतलब ये है आपका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके एंड में आपको फ्रूट्स और सीड मिलते हैं. सो इनसाइड द फ्रूट यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ सीड्स एंड सीड्स आर नथिंग बट इट इज द फ्यूचर प्लांट. ओके, सीड को जब आप जर्मिनेट करेंगे तो आपको फ्यूचर प्लांट मिलेगा. सो सीड आर द मिनिएचर वर्जन ऑफ फ्यूचर प्लांट. देन सीडलिंग क्या होता है, जब आपने सीड को ग्रो कर दिया है तो वो जो है थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है. जैसे अगर आपने अंकुरित चने खाए हो या फिर अंकुरित मूंग की दाल खाई हो तो आप लोग इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे. आप थोड़ा सा चना लीजिए और उस चने को जो है पानी में भिगोकर रख दीजिए रात भर के लिए. जब आप सुबह उठेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी. सो दैट पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज सीडलिंग, जब सीड के ऊपर ही हल्की सी आपकी ग्रोथ हुई है. प्लांटलेट मीन्स जब उसके ऊपर ग्रीन हर्बेशियस स्टेम आ जाती है और थोड़े बहुत पत्ते उगना स्टार्ट हो जाते हैं. देन दैट मिनिएचर फॉर्म ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज प्लांटलेट. एंड मैच्योर प्लांट आपका क्या होता है, जब आपका वो बहुत बड़ा हो चुका है और अलग से डिस्टिंक्टली आपको प्लांट दिखने लग जाएगा. जो ट्रीज रहती हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है दैट दे कंटिन्यू टू इंक्रीज इन देयर हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी अनलिमिटेड ग्रोथ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो आपकी गर्थ हो, यानी चाहे वो प्राइमरी ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी लेटरल या सेकेंडरी ग्रोथ हो, प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं. जबकि अगर आप देखेंगे तो लीव्स जो हैं या फ्रूट्स जो हैं या फ्लावर्स जो हैं ये लिमिटेड होते हैं साइज में. आपने कभी देखा नहीं होगा कि जो एक आपका सेब है
वो बड़ा होता गया और वो इतना बड़ा बन गया, तरबूज जितना बड़ा, और उसके बाद वो गिरा। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे डू हैव अ लिमिटेड साइज। एक बार वो मैच्योर हो जाते हैं तो सिग्नल पहुंचने लग जाते हैं प्लांट के पास, और जैसे ही वो सिग्नल पहुंचते हैं वो एब्साइज हो जाते हैं, यानी कि वो गिर जाते हैं, वो फॉल हो जाते हैं आपके स्टेम के ऊपर से। ओके, सो यहां पर इनकी लिमिटेड डायमेंशन होती है। आपने देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में आपके पत्ते भी सारे के सारे झड़ जाते हैं। सो दीज फ्लावर्स, दीज फ्रूट्स यूज्ड टू अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली एंड रिपीटेडली, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर ग्रोथ अटेन करने के बाद, साइज अटेन करने के बाद ये जो है ऑटोमेटिकली फॉल हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। सो ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट, और ये बात हर ऑर्गेनिज्म के लिए सच है, चाहे ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो। So all the sexually reproducing organisms used to start their life from a single cell diploid zygote, and with the help of this single cell diploid zygote they used to form all the important body cells. If our body is formed up of billions of cells, those billion cells are formed by this single celled diploid zygote by repetitive mitotic divisions. बार बार माइटोटिक डिविजन्स होती हैं और आपके बिलियंस ऑफ सेल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, सो डेवलपमेंट कैसे होती है प्लांट में? डेवलपमेंट दो प्रोसेसेस से मिलकर होती है। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड द सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन। सो हाउ डज दिस सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट इज गोइंग टू फॉर्म द होल प्लांट? फर्स्टली इट इज गोइंग टू ग्रो। ओके, फर्स्टली इट इज गोइंग टू ग्रो। सो व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज। ओके, साइज का ऐसा बढ़ना कि वो दोबारा छोटा ना हो सके, मींस इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज इज गोइंग टू बी द ग्रोथ। और अगर आप लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में चले जाएं तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ वाज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड द सेकंड फीचर इज इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास। ओके, सो दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले सेल ग्रो होंगे एंड आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर साइज दे यूज्ड टू डिवाइड। ओके, और ग्रोथ और डिवीजन आपकी यहां पर होती रहेगी। उसके बाद क्या होगा? द सेल्स विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन। लेट्स से आपको जाइलम बनाना है। सो फॉर जाइलम व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके जो जाइगोट के कुछ सेल्स हैं उनको आप काम दे दोगे कि भाई तुम वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, यू शुड डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ जाइलम। बचे हुए जो सेल्स हैं उनको आप फ्लोएम बना दो। कुछ सेल्स को आप लोग एपिडर्मिस में भेज दो, कुछ सेल को आप लोग ग्राउंड टिश्यू में भेज दो। सो अलग अलग सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इट मींस दैट वो डिफरेंट काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और वो उसी काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। सो यहां पर क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। यानी जब जाइगोट से आपका मैच्योर प्लांट बनता है तो काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इफ यू विल टॉक अबाउट योर ओन बॉडी, दैट इनिशियली योर हार्ट इज फॉर्म्ड व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो आपका हार्ट बनता है, देन आपके लिम्स बनना स्टार्ट होते हैं, देन फर्दर डेवलपमेंट होती है। सॉरी, सो देयर इज एन ऑर्डरली इवेंट विच इज फॉलोड बाय द जाइगोट सो दैट इट कुड बी डेवलप्ड इन अ वेरी बेटर वे। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन formed that produce root, leaves, branches, flowers, seed and eventually they used to die। यानी जाइगोट से आपके बचे हुए सारे ऑर्गन्स बनते हैं डिफरेंशिएशन हो के, एंड एट द एंड ऑफ द डे प्लांट यूज्ड टू गॉट एंटर्ड इनटू सेनेसेंट फेज, और सेनेसेंस के बाद उसकी डेथ हो जाती है। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है किसी भी प्लांट का वो होता है सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले सीड जर्मिनेट करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही जर्मिनेट कर सकता है। यानी अगर प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर वाटर है, प्रॉपर फूड कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, अंतर्मन से भी आवाज आ रही है कि भाई मुझे जर्मिनेट करना है, तो ही जर्मिनेट हो पाएगा। अंतर्मन मतलब देयर आर सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सीड इटसेल्फ। ओके, सो दोज इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ द सीड एंड एक्सट्रिंसिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स यूज्ड टू लेट द सीड टू ग्रो इन अ गुड वे। ओके, और जब ये सारी चीजें फेवरेबल होती हैं तो सीड आपका जर्मिनेट कर जाता है और आपका फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके पूरा का पूरा प्लांट बना लेता है। इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल तो ये सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं डोरमेंसी। तो आपका जो सीड है वो डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, यानी अब वो डिवाइड नहीं करेगा। फिर डिवाइड करेगा कब? जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये रिज्यूम कर लेगा अपनी सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, एंड इट इज गोइंग टू डिवाइड अगेन। ओके, सो देयर आर सम फीचर्स विच आर इनेबलिंग द सीड टू डिवाइड और टू जर्मिनेट। वो आपके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, दे आर इंट्रिंसिक फैक्टर,
and they could be external or climatic factors that are called as the extrinsic factors. तो इन सब के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस वाज जस्ट द जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी. अब आएगा आपका मेन टॉपिक. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ, because we need to understand about growth and differentiation. So firstly let's understand what growth is. Growth is one of the most fundamental and conspicuous characteristic of living organism. Conspicuous means you can observe that. जब तुम्हारे रिश्तेदार 5-7 साल बाद तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं अरे चिंटू कितना बड़ा हो गया है. सो जाहिर सी बात है चिंटू को छोटा भी तो देखा होगा ना कभी उसने. सो छोटे से आप लोग बड़े हुए, इट मीन्स दैट ये चीज पकड़ में आ जाती है. द ग्रोथ इज समथिंग दैट यू कैन इजीली ऑब्जर्व एंड दैट इज conspicuous, okay, that you can see, and it is one of the most fundamental characteristic feature. क्योंकि सेल डिवीजन और ग्रोथ तो भाई सबको करनी है. सेल डिवीजन से पहले भी सेल ग्रो करता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, प्लांट भी ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया भी ग्रो करता है, ह्यूमन बीइंग भी ग्रो करता है. सो सारे इंडिविजुअल, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ये प्रमाणित सत्य है. हाँ, कुछ नॉन लिविंग और थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स वगैरह, जो कि हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं. सो ग्रोथ क्या होता है? ये इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप घिस घिस के छोटे हो जाओगे. दिस इज परमानेंट इंक्रीज एंड दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल. ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता कि आप बड़े से छोटे हो गए. ओके, सो ग्रोथ होती कैसे है? इट इज अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. यानी आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो आपकी ग्रोथ कराते हैं. और इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में दोनों आते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक. कैटाबॉलिक क्या करेगा? आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. इफ दिस इज द ग्लूकोज, this glucose is going to show the catabolism. It will be broken down into fragments और ये आपको जो है क्या प्रोवाइड करेगा? ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ओके, सॉरी, तो ये आपको ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेगा. और एनाबॉलिज्म क्या होता है? बेसिकली एनाबॉलिज्म में आपके छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलके क्या करते हैं? एक बड़ा कंपाउंड तैयार करते हैं. सो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आपकी ग्रोथ तभी होगी ना जब एनाबॉलिज्म ज्यादा है. आपकी बॉडी में ग्रोथ कब होगी? जब आपकी बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने स्टार्ट होंगे. सो अगर आप छोटे केमिकल से बड़ा केमिकल बनाते हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहां से आएगी. सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहीं ना कहीं आपके मैनेज होते हैं और उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है. बट एनाबॉलिज्म का थोड़ा ज्यादा रोल होता है बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन. ओके, सो एनाबॉलिज्म आपकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ. आपके लीफ का सरफेस एरिया अगर बढ़ा है तो उसे आप ग्रोथ में कंसिडर करेंगे. समझ लीजिए इनिशियली लीफ ये था, बाद में बढ़कर लीफ जो है ऐसा हो गया. सो इसे आप लोग क्या बोल रहे हैं? इसे आप लोग ग्रोथ बोल रहे हैं ना. दिस इज द ग्रोथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. नाउ प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट मीन्स, इन मीन्स नॉट एंड डिटर्मिनेट मीन्स डिटरमाइन. यानी प्लांट की ग्रोथ होते हुए तुम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि प्लांट की ग्रोथ का एक यूनिक फीचर है कि ये अनलिमिटेड तरीके से ग्रोथ करता है. देयर आर सम सॉर्ट ऑफ मेरिस्टम्स, मेरिस्टमैटिक सेल, जो कि हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. मेरिस्टमैटिक सेल्स मींस दोज व्हिच आर हैविंग द एक्टिव कैपेबिलिटी टू डिवाइड. सो दीज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड कॉन्स्टेंटली. सो ये क्या करेंगे? बार बार ऐड करते रहेंगे सेल्स को प्लांट के अंदर. ओके, सो ये जो मेरिस्टम रहते हैं सिर्फ इन्हीं पार्ट्स पे वो एबिलिटी होती है कि ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सके, ये प्लांट की लेंथ को बढ़ा सके. अदर देन दैट ऑल द टिश्यूज वो आपके परमानेंट होते हैं, उनमें डिवीजन नहीं होती. ओनली द मेरिस्टमैटिक टिश्यू रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड. सो ये जो मेरिस्टम होते हैं कुछ ही लोकेशंस पर प्रेजेंट रहते हैं इन प्लांट्स बॉडी. और ये जो मेरिस्टम है ये आपका डिवाइड और सेल्फ परपेचुएट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे ही ये खुद को डिवाइड करेंगे और कोई परमानेंट टिश्यू बनाएंगे तो उस परमानेंट टिश्यू में एबिलिटी नहीं होगी डिवाइड करने की. सो दैट परमानेंट टिश्यू विल बी लूजिंग द एबिलिटी टू डिवाइड, इट विल नॉट बी हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड. ओके, सो द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी, इट इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. सो व्हाट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ? जहां पर कॉन्स्टेंटली नए नए सेल्स ऐड किए जाते हैं और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है आपकी. तो प्लांट में इट इज द केस बिकॉज प्लांट्स में द मेरिस्टेमेटिक सेल ऑलवेज यूज टू डिवाइड. इनकी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती. ओके, सो आपने चैप्टर 6 में देखा था जिसमें मैं वन शॉट बना चुका हूं कि उसमें आपके रूट एपिकल मेरिस्टम रूट को इलांगेट करवाते हैं एंड शूट एपिकल मेरिस्टम जो कि आपके स्टेम के एपेक्स पे प्रेजेंट थे, मोस्ट टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट थे, वो आपके शूट को इलांगेट कराते हैं. सो ये आपकी प्राइमरी ग्रोथ थी. प्राइमरी ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइज. सो ये जो आपका रूट एपिकल मेरिस्टम है प्रेजेंट एट द रूट एपेक्स, ये किस साइड ग्रोथ करा रहा है? ये आपकी
रूट को इलोंगेट करवा रहा है। और ये जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम था, ये क्या कर रहा है, दिस शूट एपिकल मेरिस्टम इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शूट। और ये जो आपका वस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या करेगा, ये लेटरल ग्रोथ कराएगा, तो इसीलिए एरो इस साइड बने हुए हैं, यानी कि ये आपके प्लांट की मोटाई को बढ़ा देगा। So increase in girth will be done by the vascular cambium, increase in height will be done by the root and shoot apical meristem। तो यहां पर क्या होगा, जो प्राइमरी इंक्रीज इन ग्रोथ है वो आएगी आपकी रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम की डिवीजन से। So root and shoot apical meristem are responsible for the elongation or the primary growth. But in case of dicots, you know very well that the dicots used to show the secondary growth, as well as some of the gymnosperms that I have already told you in anatomy of flowering plants, that some gymnosperms including netales used to show the secondary growth. So how does the secondary growth occur? There are lateral meristems, the apical meristem which are present at the apex. Lateral meristem will be present laterally, which is going to increase the girth of the plant. So जो आपकी लेटरल मेरिस्टम है, जो वस्कुलर कैम्बियम है और जो आपका कॉर्क कैम्बियम है, ये क्या करते हैं, प्लांट की गर्थ को बढ़ाते हैं, यानी कि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। सो रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, योर कैम्बियम, योर कॉर्क कैम्बियम और basically your lateral meristem are responsible for increase in girth or the secondary growth. Growth is measurable. Sometimes it is not measurable, sometimes it measurable. Okay, so इसको indeterminate, determinate दोनों तरीके से डिपिक्ट किया जा सकता है। मैं आपको दोनों केस इसी पैराग्राफ में बताऊंगा। The very first case is at cellular level. How you can understand that the cell is growing? Let's say this is the cell, this is the nucleus. How you can understand that? You will be saying that the increase in cell size is seen over here. The protoplasmic content is increased. Okay, you have seen an increase or an increment in the protoplasmic content. तो आप बोलोगे कि हाँ भाई सेल में इंक्रीज हुआ है, सेल ग्रो हुआ है। बट क्या आप इस प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज को नाप सकते हो कि कितना इंक्रीज हुआ है? आप लोग नहीं नाप सकते, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। ओके, सो एट सेल्यूलर लेवल आपकी ग्रोथ कैसे होती है? बाय इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर सिंस वी आर नॉट हैविंग दैट मच सेंसिटिव टेक्निक्स। सो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जुगाड़ अपनाते हैं जिससे हम ग्रोथ को नाप सकें। जैसे कि कितना फ्रेश वेट में इंक्रीज हुआ, पहले एक जो आपका समझ लीजिए फ्रूट है उसका आपने वेट नापा ऑल्टरनेट मेथड से, प्लांट पे टंगे टंगे, और आपने उस फ्रूट का थोड़ा बड़े होने के बाद वेट नापा। सो इससे आपको क्या पता लगा? दैट द फ्रेश वेट इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब ग्रोथ हुआ है, वेट इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज इन मास इज ग्रोथ। तो यहां पे ग्रोथ हुआ है। ड्राई वेट भी आप सिमिलरली नापेंगे, आपको पता लगेगा ग्रोथ हुआ है। लेंथ आप नापो, जैसे कि पॉलन ट्यूब है, सो पॉलन ट्यूब समझ लीजिए पहले यहां तक आपकी पेनिट्रेट हुई थी, आफ्टर दैट द पॉलन ट्यूब इज एंटरिंग अप टू दिस पर्टिकुलर एंड। तो ये क्या हुआ? इतना ग्रोथ हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन पॉलन ट्यूब ग्रोथ। देन एरिया, सरफेस एरिया थोड़ी देर पहले आपको बताया था लीफ के केस में, अगर ये आपकी लीफ है और ये बड़ी होकर इतनी हो गई तो इस सरफेस एरिया को तो आप पेपर पे रख के नाप ही सकते हो ना, ग्राफ पेपर पे। सो दैट इंक्रीज इन एरिया इज व्हाट? इट इज द ग्रोथ बेसिकली। सिमिलरली इंक्रीज इन वॉल्यूम, यहां पर आपने ड्राई वेट या वेट वेट नापा था, यहां पे आप वॉल्यूम भी नाप सकते हो किसी भी फ्रूट की। कैसे नापोगे? समझ लो एक आपने जुगाड़ लगाया, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में पानी आपने डाला 50 ml, ओके, और उसमें आपने सेब डाल दिया और सेब को पूरा डिप कर दिया। अगर आपकी वॉल्यूम 80 ml हो गई है तो 30 ml वॉल्यूम किसकी हुई? सेब की हुई ना भाई। ऐसे ही तो नापते हो वॉल्यूम एक लिक्विड में, क्योंकि उसकी अगर आप मैथमेटिकली वॉल्यूम नापने लग गए तो पूरा स्फेरिकल नहीं होता वो, ऐसे आपको 10 साल लग जाएंगे नापने में। लेकिन अगर आप सीधा उसे पानी में डिप कर दो तो आपको पता लग जाएगा दैट हाउ मच लिक्विड इज बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्रूट। सो आप अमरूद को लो और उसमें डालो बीकर में जिसपे मार्किंग्स बनी हुई है, आप ml में बता दोगे कि कितना वॉल्यूम है अमरूद का। सो दैट वॉल्यूम इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेजर। देन सेल नंबर, समझ लीजिए सेल एक था स्टार्टिंग में, आफ्टर दैट सेल एक सेल से बने आपके 10,000 सेल, सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ। यहां पे आपने सेल नंबर कंसिडर कर लिए। सो यहां पर क्या होता है, एक सिंगल जो मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम है, यानी रूट का जो एपिकल सेल है मेरिस्टम का, वो सिंगल मेज का सेल 17,500 नए सेल्स बनाता है एक घंटे में। यानी इन ईच आवर एट द टाइम स्पैन ऑफ 1 आवर, 1 सेल of root apical meristem of maize used to form 17,500 new cells. So यहां पे क्या हुआ? ये growth हुई ना, increase in number of cells, it is growth. Then if you will talk about watermelon, तो यहां पे क्या होगा? cells जो है
वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं अप टू 3,50,000 टाइम। यानी द साइज ऑफ अ सेल इज बेसिकली इंक्रीज्ड अप टू 350K टाइम्स। ओके, यानी हमारे चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं उससे 10 गुना से भी ज्यादा यहां पर इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ओके, एक सेल का। तो यहां पर आपने क्या देखा, ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन इंक्रीज इन सेल नंबर इन केस ऑफ मेज, और लेटर केस में आपने वाटरमेलन में देखा कि इंक्रीज इन साइज। जब आप पॉलन ट्यूब देखते हो ये वाला केस तो वो इंक्रीज इन लेंथ है, जब आप लीफ का सरफेस एरिया नापते हो तो वो इंक्रीज इन एरिया है। इन सारी चीजों को आप नाप सकते हो। नाप किस चीज को नहीं पाए आप, नाप नहीं पाए आप लोग प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में इंक्रीज को। सो दैट इज अनदर केस। ऑलराइट, नाउ फेजेस ऑफ ग्रोथ। There are 3 different phases of growth. The very first thing is the meristematic growth. Meristematic जहां पे धमाधम सेल डिवीजन होगा, उसके बाद होगी आपकी इलोंगेशन, जो सेल है वो आपके इलोंगेटेड हो रहे हैं, एंड देन आपका मैच्योरेशन, जो सेल है आपके मैच्योर होकर उन्होंने परमानेंट टिश्यूज बना लिए हैं। सो आप ग्रोथ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, हाउ यू कैन प्रूव दैट द ग्रोथ एग्जैक्टली हैपेंस। तो यहां पर आप जो है जोन ऑफ इलोंगेशन को जब आप देखोगे तो पैरेलल लाइन टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, आपने यहां पर इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी, कुछ मार्किंग्स ड्रॉ कर दी, और आपने कुछ दिन तक उसे ग्रो कराया या कुछ घंटों तक ग्रो कराया। आप देखोगे कि वो लाइंस की जो मार्किंग्स है वो शिफ्ट हो गई हैं, वो दूर दूर चली गई हैं। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ये पार्ट ही इलोंगेट हो गया है, तो जाहिर सी बात है आपकी मार्किंग्स भी तो शिफ्ट होंगी ना, वो भी दूर दूर चली जाएंगी। तो इससे आपको पता लगेगा दैट यस दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ग्रोन। पहले ये इतना था पार्ट, अब ये इतना हो गया। ओके, पहले इतना छोटा सा था पार्ट, अब इसके बीच में इतना गैप आ गया। सो दिस इज द ग्रोथ, राइट। इसी को तो हम ग्रोथ बोलते हैं अच्छे से। सो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा मैच्योरेशन। ये बात हम कर चुके हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट अ रूट टिप, जो कि हमने डायग्राम में देखा। रूट टिप के जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बोथ एट रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, दोनों पे ही आपके मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, विच आर कॉल्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम। सो ये जो मेरिस्टम वर्ड आया है, ये मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस दैट द शूट एपेक्स एंड द रूट एपेक्स विल बी ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में रिच क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट इसे चाहिए टू ग्रो। अगर ये ग्रो हो रहा है, अगर ये डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए इसके पास अच्छा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, अच्छा फूड कंटेंट होना चाहिए। सो द डिवाइडिंग सेल्स आर ऑब्वियसली हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये तो एक सत्य है। Then they possess large conspicuous nuclei because the nuclei is going to coordinate the function, और वो बार बार चीजों को डिवाइड करने में हेल्प करता है। And their cell walls are going to be primary। यहां पे कोई सेकेंडरी वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर सेकेंडरी वॉल आ गई इट इज गोइंग टू मेक द सेल मोर रिजिड, एंड इफ द सेल इज रिजिड इट कांट डिवाइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हियर यू नीड टू कंसिडर द प्राइमरी वॉल, बिकॉज प्राइमरी वॉल क्या होती है, एक्सटेंसिबल होती है, उसमें डिवीजन आसानी से हो जाता है। ये प्राइमरी वॉल आपकी थोड़ी बहुत क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, अपने आप को डिवाइड कर सकती है। सो दैट्स व्हाई द प्राइमरी वॉल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, नॉट द सेकेंडरी वन। And abundant plasmodesmatal connections are formed over here so that the exchange between the adjacent dividing cell can occur. Okay? इसके proximal आप जो रीजन देखेंगे, इट मींस दैट मोर अवे फ्रॉम द टिप, सबसे टिप पे आपका क्या प्रेजेंट है, सबसे टिप पे आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट है। अब इससे ऊपर अगर आप जाएंगे प्रॉक्सिमल साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इलोंगेशन रीजन मिलेगा। ओके, सो जस्ट अवे फ्रॉम द टिप आपको इलोंगेशन रीजन मिलेगा, जहां पर हाई वैक्यूलेशन होगी। हाई वैक्यूलेशन, वैक्यूल यहां पर बड़ा है क्योंकि इलोंगेटेड सेल में फूड स्टोरेज ज्यादा होती है। सेल एनलार्ज होंगे यहां पर, एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगी, क्योंकि सेल इलोंगेट हो रहे हैं तो उनके बाद उनको मैच्योर स्टेज में जाना है। फॉर दैट सेल वॉल डिपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस विल अकर इन दिस पर्टिकुलर फेज। फर्दर अगर आप इससे भी ऊपर जाएं, इससे भी प्रॉक्सिमल रीजन में जाएं, तो आपको मैच्योरेशन रीजन मिलेगा, यानी यहां पर सेल परमानेंटली मैच्योर हो जाएंगे। सो मोर प्रॉक्सिमल टू दिस फेज अगर आप देखें तो यहां पर आपको मैच्योरेशन रीजन मिल जाएगा। इन दिस जोन देयर इज द साइज ऑफ सेल विच इज मैक्सिमम। अब साइज जो सेल है, सेल का वो मैक्सिमम हो चुका है। वॉल थिकनिंग यहां पर आ गई है क्योंकि इसके बाद इसे डिवाइड नहीं करना। सो वॉल थिकनिंग करके उन्हें पक्का कर दिया जाता है और एक
पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्मिक मोडिफिकेशन जो भी करनी रहती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल वो यहां पर हो जाती है। प्रोटोप्लाज्मिक मोडिफिकेशन मींस फॉर एग्जांपल लेट मी कंसिडर कि मुझे बनाने हैं जाइलम के ट्रैकिड्स, तो मुझे प्रोटोप्लाज्म रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज द ट्रैकिड इज नॉट हैविंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर समझ लीजिए मुझे मैच्योरेशन के बाद चाहिए कि ये बन जाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग थे, उनमें प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट अच्छा था, तो प्रोटोप्लाज्म में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर मुझे चाहिए कि ये बन जाएं आपके फाइबर्स, तो फाइबर्स में भी प्रोटोप्लाज्म बहुत कम रहता है, सो उसमें भी इसको प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा लूज करना पड़ेगा बिकॉज फाइबर्स आर डेड एट मैच्योरिटी। सो फाइबर्स डेड होते हैं तो उसके लिए कोई प्रोटोप्लाज्म की जरूरत नहीं है सेल के अंदर, तो सारा प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक मोडिफिकेशन। डिपेंडिंग अपॉन मैच्योरेशन के बाद आपका किस तरीके का सेल बन रहा है उस हिसाब से हमें उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म देना पड़ेगा। अगर वो एक लिविंग सेल है, एक्टिवली परफॉर्मिंग सेल है, कंडक्शन वगैरह में काम आ रहा है, उसमें दे दो यार प्रोटोप्लाज्म। अगर वो डेड सेल है तो प्रोटोप्लाज्म करेगा ही क्या, जैसे ट्रैकिड है या जाइलम आपका फाइबर है या फ्लोएम फाइबर है, उसमें आपका प्रोटोप्लाज्म कभी प्रेजेंट नहीं होता, सो देयर इज नो नीड टू सप्लाई प्रोटोप्लाज्म टू दैट पर्टिकुलर रीजन। नाउ द ग्रोथ रेट, ओके, रिएक्शन रेट आप लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, द चेंज ऑफ रिएक्शन स्पीड विद टाइम। सो रेट का मतलब ही होता है यार टाइम के रेस्पेक्ट में। सो ग्रोथ रेट मतलब कितनी ग्रोथ हुई पर यूनिट टाइम, इसे आप रेट बोलोगे। एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली आप इक्वेशंस के फॉर्म में डिराइव कर सकते हो। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ व्हिच आर सीन। द वेरी फर्स्ट टाइप इज अरिथमेटिक ग्रोथ, द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होगा, आपके सेल्स डिवाइड करेंगे यूनिक तरीके से। लेट्स से दैट दिस इज अ सेल, दिस सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, दिस इज फर्स्ट डॉटर सेल, दिस इज सेकंड डॉटर सेल। जो पहली डॉटर सेल है ये आपकी मेरिस्टेमेटिक है और जो सेकंड डॉटर सेल है ये आपकी परमानेंट है, ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। सो ये मेरिस्टेमेटिक डॉटर सेल आपकी दोबारा दो सेल बनाएगी, इसमें से एक आपका परमानेंट हो जाएगा, दूसरा फिर मेरिस्टेमेटिक बचेगा। फिर ये मेरिस्टेमेटिक डॉटर सेल अगेन डिवाइड करेगी, एक आपका परमानेंट हो जाएगा, दूसरा फिर मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। फिर ये मेरिस्टेमेटिक डॉटर सेल दोबारा डिवाइड करेगी, एक परमानेंट, एक मेरिस्टेमेटिक एंड सो ऑन। सो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन ग्रोथ। एक रेगुलर रेट पे सब कुछ इंक्रीज होगा भाई। जिस रेट से आपकी पहली ग्रोथ हो रही थी उसी रेट से बिल्कुल बराबर फॉर्म में चलती जाएगी, क्योंकि एक से दो सेल बने हैं, फिर उस एक सेल से दो सेल बने हैं, फिर उस एक सेल से दो बने हैं, जिनमें से एक आपका मैच्योर हो जाएगा और दूसरा डिवीजन करता रहेगा, यानी डिवीजन वाला सेल हमेशा एक ही है। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। यहां पे अरिथमेटिक ग्रोथ में इनिशियली आपका एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इट हैज फॉर्म टू सेल्स, एक आपका मेरिस्टेमेटिक सेल बना, एक आपका परमानेंट हो गया। फिर इसमें डिवीजन हुआ तो इसमें से एक मेरिस्टेमेटिक सेल बना, इससे परमानेंट इंक्रीज होते चले गए, एक मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट इंक्रीज होते चले गए, एक मेरिस्टेमेटिक परमानेंट इंक्रीज होते चले गए। दिस इज द अरिथमेटिक ग्रोथ जो कि कांस्टेंट रेट पर चलती है, कांस्टेंट रेट पर। जैसे कि इंक्रीज इन द रूट लेंथ, रूट लेंथ जब इंक्रीज करती है बिल्कुल रेगुलर भाई, ऐसे यहां से स्टार्ट किया है, समझ लो जीरो से स्टार्ट किया है, जीरो यहां पर हमने नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि रूट की ऑलरेडी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, समझ लो हमने यहां से नापना स्टार्ट किया तो कुछ लेंथ थी उस टाइम पे। उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट को और टाइम को जब आपने देखा तो आपने देखा कि भाई कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल कांस्टेंट इंक्रीज कब होगा, जब आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ यहां पर होगी, यानी आउट ऑफ द टू सेल्स वन इज गोइंग टू बी मेरिस्टेमेटिक एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट सेल्स। ऑलराइट, सेकंड आपका ज्योमेट्रिक। अब ज्योमेट्रिक में क्या हुआ, एक आपका जो सेल था, अब इस सेल से आपके दो सेल बने, दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक हैं। अब दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेंगे, दोनों जाहिर सी बात है दोनों डिवाइड करेंगे, दोनों मेरिस्टेमेटिक है तो इनसे चार सेल बनेंगे, चारों के चारों मेरिस्टेमेटिक होंगे। सो देयर इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, एक से सीधा दो, दो से सीधा चार, चार से सीधा आठ, आठ से सीधा 16, 16 से सीधा 32, 32 से 64, देन 128, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली हमारा जो है नंबर बढ़ेगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो सेम टाइम में यहां पर सिर्फ इतने सेल्स बने, लेकिन सेम नंबर ऑफ डिवीजन में यहां पर इतने सारे सेल्स बने। और यहां तक भी बात नहीं है, ये सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक हैं, ये और डबल अगर करेंगे ना अपने आप को तो भाई कॉलोनी बना देंगे। सो यहां पर क्या हुआ, जाइगोट आपका डिवाइड हुआ,
जाइगोट मेरिस्टेमेटिक होता है, सबको पता है। तो इनिशियली इसने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, डिवाइड किया, 4 सेल बने, फिर आपका डिवाइड किया और सेल बने, फिर आपका डिवाइड किया और सेल्स बन गए यहां पर। फिर इसमें से क्या हुआ, कुछ सेल्स आपके मैच्योर हो गए कि हाँ भाई कुछ सेल जाके हार्ट बना लो, कुछ सेल जाके लिम्ब बना लो। तो ये हार्ट और लिम्ब फर्दर थोड़ी डिवाइड करेंगे, इनमें से कुछ ही सेल्स आपके बचे मेरिस्टेमेटिक जो कि डिवाइड करते रहते हैं। सो दिस ब्लूइश रीजन इज द मेरिस्टेमेटिक, द सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। और ये जो आपका बचा हुआ है जो व्हाइट वाला रीजन है, ये वाला जो मेजर इलाका है, इन्होंने अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज कर दी है, सिंस दे आर ये परमानेंट हो चुके हैं, ये अब किसी ऑर्गन में तब्दील हो चुके हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द फीचर ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ, दैट बोथ द प्रोजेनी सेल्स विल बी डिवाइडिंग। एंड व्हाट इज द property of arithmetic growth, one of the two progenies will be dividing and second will be converted into the permanent tissue. So यहां पर क्या हुआ, ग्रोथ रेट अगर आप निकाले अरिथमेटिक के केस में तो बिल्कुल सीधी सीधी इक्वेशन आएगी। अरिथमेटिक में सिर्फ एक जो डॉटर सेल है ये कंटिन्यू करती है डिवाइड करने के लिए, और जो दूसरी वाली है वो डिफरेंशिएट होकर परमानेंट बन जाती है या फिर मैच्योर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द रूट इलोंगेटेड एट अ constant rate, that is going to be the example of arithmetic growth and it is one of the most fabulous example. बिल्कुल constantly वो जो है डिवाइड करती है। So यहाँ पे you will be getting a linear curve because it is constantly increasing. So the this equation is going to be like this: LT is equal to L naught plus RT. What it is going to be? LT है आपका लेंथ एट टाइम t यानी फाइनल लेंथ, L0 है आपका लेंथ एट टाइम 0 यानी जब आपने स्टार्ट किया। समझ लो इनिशियल रूट लेंथ आपकी ये थी, सो इट इज द लेंथ एट टाइम 0। फाइनल आपकी ये है, सो इट इज द लेंथ एट टाइम t। सो इतना ग्रोथ हुआ, ओके इतना आपका ग्रोथ हुआ। R क्या है, R है आपका ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। समझ लो इतना आपका ग्रो हुआ, समझ लो ये 4 फीट है, 4 फीट आपका ग्रो हुआ 4 मंथ में। सो आप लोग रेट क्या निकाल सकते हो, रेट है आपका 4 फीट बाय 4 मंथ, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 1 फीट पर मंथ। दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ रेट, ओके, क्योंकि टाइम से डिवाइड कर दिया मैंने। ये टाइम अलग अलग हो सकता है, आप सेकंड में ले सकते हो, आप मिनट में ले सकते हो, आप मंथ में ले सकते हो, ईयर में ले सकते हो, लेकिन आपको वो यूनिट यहां पर लिखनी पड़ेगी एंड में, ओके। सो यहां पर क्या हुआ, LT इज द फाइनल लेंथ, L नॉट इज द इनिशियल लेंथ और R इंटू टी आपने यहां पर देखा। सिंपल सी बात है यार, समझो। अब इसी एग्जांपल को यहां पर लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको रेट दे रखा है 1 फीट पर मंथ, जो कि मैंने अभी निकाला, आपको रेट मैंने दे रखा है, आपको टाइम दे दिया मैंने 4 मंथ का, R और T मैंने दे रखा है, L नॉट यानी इनिशियल जो लेंथ थी ये आपको मैंने दे रखी है 2 फीट, और मैं अगर आपसे पूछूं भाई LT निकालो तो कोई बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी यार। क्या हो जाएगा, LT कितना होगा आपका इनिशियल लेंथ, ये तो आप कंसिडर करोगी 2 फुट, और 4 महीने में 1-1 फुट बढ़ा प्लस 4 फुट, तो LT 6 फुट हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा भाई मैं यहां पर, बिल्कुल सिंपल मैथ है। एंड दैट इज द अरिथमेटिक इक्वेशन, एंड दैट्स व्हाई यहां पर आप इसे अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हो। बिल्कुल कांस्टेंट ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है, इसीलिए लीनियर कर्व आता है, ओके। पर ऐसी ग्रोथ बहुत कम जगह देखने को मिलती है। अब अगर आप देखें ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में तो क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ इज क्वाइट स्लो, क्योंकि किसी भी बंदे को आप लोग बोलोगे कि अंकल के घर गए हो, अब अंकल ने बोला कि बेटा बेटा समोसे खाओ, तो एक बार तो अपनी मम्मी पापा के मुंह की तरफ देखोगे और मम्मी ऐसे कर देगी, तो तुम भी सोचोगे नहीं अंकल घर से खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है, ये है वो है, तो तुम भी वहां पे जाके नौटंकी पे लोगे स्टार्टिंग के थोड़े देर। तो वो स्लो ग्रोथ है, दैट इज द लैग फेज, ओके। इंटरनेट में आता है ना, जैसे मैं अगर आपको कभी लाइव पढ़ाता हूं और इंटरनेट चला गया तो लैग, आप लोग बोलोगे भैया लैग आ रहा है, लैग मीन्स स्लो, बीच में गड़बड़ है, डिसरप्शन है, दैट इज लैग फेज। बट उसके बाद इंक्रीजिंगली रैपिडली आप लोग काम करना स्टार्ट कर देते हो। मम्मी ने बोल दिया चल बेटा खा ले, तो तुम लोग एक समोसे की जगह 3-3 समोसे फाड़ देते हो अंकल के घर पे बैठ के। सो दैट इज द एक्सपोनेंशियल रेट, तुमने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा दी है, जिसे आप लॉग फेज बोलते हो, ओके। और यहां पर आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से आपकी सेल्स बनते रहते हैं, और हर सेल एबिलिटी डिवाइड करने की अपनी रिटेन कर लेता है, तो हर सेल फर्दर डिवाइड कर सकता है, ओके। यानी कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई छोटा भाई बैठा है तो वो भी 3 समोसे मारेगा, लेकिन विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। अब अंकल बोले कि भाई समोसे तो 6 हैं और तुमने 3-3 खा लिए हैं, तो अपने घर पे बैठ जाओ,
या तो अब आराम से चुपचाप बैठो या फिर अपने घर को रवाना हो जाओ। सो दिस हैज स्लोड डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज, यानी एक मैक्सिमम नंबर तक खाने के बाद उसके बाद तुम और नहीं खा सकते, एक स्टेशनरी फेज का तुम्हें यहां पर सामना करना पड़ता है ड्यू टू द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। प्लांट भी कितना, एक बार तक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा देगा, उसके बाद तो कहीं ना कहीं आपको लिमिटेशन आएगी ना उस चीज की। सो अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हो तो एस शेप का ग्राफ आपको मिलेगा जिसे आप सिग्मॉइड कर्व बोलते हो, और नेचुरल एनवायरनमेंट में यही आपको देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा, साइज ऑफ एन ऑर्गन इस साइड बढ़ रहा है और ये है आपका टाइम। सो टाइम के साथ क्या हुआ, एक आइडियलाइज सिग्मॉइड कर्व हम लोग देखेंगे। ये आपका आइडियल स्टेट है, आइडियल सिनेरियो है जो कि आपका नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। इनिशियली देयर वाज सम लेंथ और हाइट वट एवर इट इज, जीरो कुछ नहीं होता भाई, सीड का भी अपने डायमेंशन है। अगर तुम बोलते हो प्लांट की ग्रोथ कभी जीरो है, मैं तो यहां से ग्राफ बनाऊंगा, गलत है भाई, सीड का भी तो अपना साइज था ना, चाहे 1 मिलीमीटर ही हो, जीरो तो कुछ नहीं है। तो यहां पर आपने क्या किया, थोड़े से साइज से इंक्रीज किया। सो देयर इज लैग फेज स्टार्टिंग में। नहीं अंकल मैं नहीं खाऊंगा, प्लीज अंकल, घर से अभी अभी खा के ही निकले थे, चाहे तुम सुबह से भूखे मर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अंकल के घर जाके बोलोगे। यहां पे मम्मी पापा ने तुम्हें कह दिया कि भाई समोसों पर टूट पड़ो, दोनों बाजू हैं ऊपर करके, तो तुम लोगों ने एक्सपोनेंशियली बहुत फाड़ा, ओके, क्योंकि न्यूट्रिएंट उस टाइम तक बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ही तुम समोसा चौथा उठाने लगे तो पता लगा कि भाई 3 ही थे, तो खाली थाली देखी तुमने और स्टेशनरी फेज पर आ गए। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फेजेस। ऑलराइट, यहां पर इक्वेशन क्या होगी, W1 इज इक्वल टू W0 e की पावर RT। पावर RT क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आएगी ना, नेचुरल लॉग का जो बेस है उसके ऊपर लगेंगी पावर्स। सो W1 इज द फाइनल साइज, चाहे वो आपका वेट हो, चाहे हाइट हो, चाहे नंबर हो, फाइनल आउटकम आपका W1। W0 आपका इनिशियल साइज इन द बिगिनिंग, और R जो है वो है आपका ग्रोथ रेट कि कितना आपका ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है, T है आपका टाइम, और E है आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ओके, सो यहां पे पावर्स में चीजें आई। सो R जो है इसको आप लोग बोलते हो रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव क्यों बोला, आप सब लोग फिजिक्स पढ़ते हो, आप सब लोगों ने रिलेटिव मोशन जरूर पढ़ी होगी कि हाँ भाई सोनू जो है यहां खड़ा है, मोनू आपका यहां खड़ा है, मोनू अगर इस साइड जा रहा है तो वो सोनू के रेस्पेक्ट में इस साइड आ रहा है, ओके, और अगर मोनू इस साइड जा रहा है तो वो सोनू के रेस्पेक्ट में दूसरी साइड जा रहा है। इट मींस दैट हम एक चीज को स्टैंडर्ड मान के और उस हिसाब से बताते हैं कि मोनू की एडजस्टमेंट क्या है। ओके, हम अगर ये इस साइड आएगा मोनू तो हम बोलेंगे सोनू के पास आ रहा है, अगर इस साइड जाएगा तो हम बोलेंगे सोनू से दूर जा रहा है। ओके, सो इसको हमने यहां पर स्टैंडर्ड माना है, यानी दिस इज द रेफरेंस which we have set in this particular case. Similarly here the growth is relative to the initial number. अब देखो समझने की कोशिश करना, आपका एक सेल है, एक सेल अगर डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे, 2, ठीक है, बेसिक है। 500 सेल है, डिवाइड करेंगे कितने बनेंगे, 1000। ओके, 10 करोड़ सेल है, डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 20 करोड़। तो सिर्फ सेम टाइम में अगर समझ लो एक सेल को डिवाइड करने में कितना 10 मिनट लगता है समझ लो, तो 10 मिनट में यहां सिर्फ एक सेल ऐड हुआ, 10 मिनट में यहां 500 सेल डिवाइड हो गए तो 500 सेल ऐड हुए, और 10 मिनट में यहां 10 करोड़ सेल ऐड हो गए। तो हम यहां से क्या सीखे, हम यहां से ये सीखे कि जितना बड़ा इनिशियल नंबर उतना ही बड़ा आपका फाइनल नंबर। मींस द इनिशियल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में फाइनल नंबर बढ़ता है। अगर इनिशियल नंबर आपका 1 है तो 1 ही सेल ऐड होगा, अगर इनिशियल नंबर आपका 5 है तो 5 सेल ऐड हो जाएंगे, अगर इनिशियल नंबर आपका 5 करोड़ है तो 5 करोड़ सेल ऐड हो जाएंगे इन द सेम टाइम। सो यहां पर आप रिलेटिव ग्रोथ लेते हो इनिशियल नंबर के रेस्पेक्ट में। ओके, सो R is the relative growth rate and it is also the measure of ability of plant to produce new plant material. न्यू प्लांट मटेरियल बनाने की एबिलिटी ये है, कैसे पता चला, क्योंकि जितना बड़ा इनिशियल नंबर उतना ही बड़ा फाइनल नंबर। तो इनिशियल नंबर की औकात देख के हम लोग बता देंगे कि फाइनल आउटकम कितना बड़ा होने वाला है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इसे आप लोग एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हो इस R को, क्योंकि R जितना बड़ा उतनी ज्यादा डिवीजन की एफिशिएंसी। सो R से आप लोग पता लगा सकते हो कि कितना दम होगा आपके डिवीजन में, एंड दैट्स व्हाई द W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज और द इनिशियल नंबर W0। ओके, एरिथमेटिक ग्रोथ में ऐसा नहीं था। एरिथमेटिक ग्रोथ में आपकी लिमिटेड इंक्रीज हो रही है, यहां से आपका एक सेल बढ़ा, इसमें फिर एक और सेल ऐड हो गया, इसमें एक और सेल ऐड हो गया, इसमें एक और सेल ऐड हो गया। इनिशियल नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हर बार एक ही सेल ऐड होगा। बट हियर द इनिशियल नंबर मैटर्स।
यहां पे 1 से 2 हुए तो एक सेल ऐड हुआ, या 2 से 4 हुए तो 2 सेल ऐड हुए, जहां 4 से 8 हुए 4 सेल ऐड हुए, या 8 से 16 हुए 8 सेल ऐड हो गए, बढ़ता जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल नंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड द रिलेटिव ग्रोथ. एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ. एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब कितनी ग्रोथ हुई, ओके. रिलेटिव ग्रोथ मतलब इनिशियल साइज के कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ हुई. यानी एब्सोल्यूट मतलब तेरे नंबर कितने आए तो तूने बोला 80%, और रिलेटिव मतलब शर्मा जी के लौंडे के कितने आए. अब शर्मा जी के लौंडे के अगर 90% आए हैं तो उससे तुम्हारी 10% कम है. रिलेटिव का मतलब यह है किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हो. सो अब यहां पर एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या हुई, पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. सो ओवरऑल इंक्रीज क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एब्सोल्यूट कितना बढ़ा आपका, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा. दिस इज एब्सोल्यूट. हियर इट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इनिशियली एंड एट द एंड इट इज बिकमिंग 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां पर भी एब्सोल्यूट आपका कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एब्सोल्यूट इज सेम इन बोथ द केस. लेकिन अगर आप रिलेटिव देखोगे कि इनिशियल के केस में फाइनल कितना बढ़ा तो मजा आएगा. अब देखना रिलेटिव क्या हुआ. रिलेटिव ये हुआ कि पहले 5 था बाद में 10 हो गया, मतलब डबल हो गया है, यानी 100% साइज बढ़ गया है. पहले 5 था 10 हो गया है, यानी 5 में 5 और हुआ है, 100% साइज इंक्रीज हुआ है. यहां 50 से 55 हुआ है, 50 से 55 हुआ है सिर्फ, यानी इनिशियल नंबर का सिर्फ और सिर्फ 10% इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है. 50 का 10% कितना हुआ, 5, तो 5 यहां पर इंक्रीज हुआ है. इट मींस दैट ओनली 10% इज इंक्रीज्ड. हियर 100% इज इंक्रीज्ड. सो अगर आप रिलेटिव देखो तो 100% हो रहा है, यहां पे 10% हो रहा है, डिफरेंस है. लेकिन जबकि दोनों का एब्सोल्यूट जो इंक्रीज हुआ वो दोनों का सेम था. समझ रहे हो ना बात. इसीलिए दोनों में से कौन सा पूछा गया है ये ध्यान में रखते हुए एग्जाम में आंसर देना है. ओके. सो एब्सोल्यूट ग्रोथ भी हो सकती है प्लांट में, और इनिशियल पैरामीटर को देखते हुए रिलेटिव ग्रोथ भी हो सकती है. एब्सोल्यूट मतलब टोटल ग्रोथ कितनी हुई, रिलेटिव मतलब इनिशियल साइज के रेस्पेक्ट में कितनी ग्रोथ हुई. सो दोनों अलग अलग हो सकती हैं. जैसे यहां पर एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सेम बट स्टिल द रिलेटिव ग्रोथ इज डिफरेंट. ओके. कंडीशंस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के लिए चाहिए क्या क्या. ग्रोथ के लिए बहुत कुछ चाहिए. आपको वाटर चाहिए जो कि आपको सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा. जब तक सेल टर्जिड नहीं होता इट कांट ग्रो. सो टू मेंटेन द टर्जिडिटी, टू मेंटेन इट इन द स्वॉलन स्टेट, द वाटर इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडली द वाटर इज द मेन पार्ट ऑफ सेल. मोर देन 70% ऑफ द proportion is water. It means that it is going to provide the medium for enzymatic reaction. जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे कहां होंगे, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके वाटर ही तो मीडियम में होंगे ना. देन ऑक्सीजन. जब तक ऑक्सीजन नहीं है आपके फूड सोर्सेज रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके फूड सोर्सेज ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, तो आपको कोई एटीपी नहीं मिलेगी, और बिना एटीपी खर्चा नहीं चलेगा. जैसे घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, करेंसी चाहिए, सिमिलरली बॉडी के खर्चे के लिए एनर्जी करेंसी चाहिए और एटीपी चाहिए. न्यूट्रिएंट्स यानी खाना पीना, खाद्य पदार्थ. सो प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज by cell enlargement, which in turns require water. For enlarging the cell, for swelling up the cell, water is essential because it maintains the turgidity. So turgidity is maintained by water and it helps in the extension or the growth of a cell. Okay. Other than that, water also provides the medium in which the enzymatic or metabolic reactions takes place. ऑक्सीजन जो है आपका मेटाबॉलिक एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा. न्यूट्रिएंट्स जो है आपके, कल हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है दोस्तों मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें हमने देखा था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं और उनके क्या क्या काम थे. सेल डिवीजन से लेकर आपके बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट्स तक ऑल द थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल द थिंग्स आर गेटिंग पॉसिबल बाय दीज न्यूट्रिएंट्स. अदर देन दैट आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लांट ग्रोथ. समझ लो एक जो कैक्टस है आप उसको बहुत सर्दी में रख दोगे, इट मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव. अगर कोई बहुत सर्दी में उगने वाला ट्री है उसको आप लोग पहुंचा दोगे भाई ट्रॉपिकल रीजन में, बहुत दिक्कत हो जाएगी. ओके. लाइट एंड ग्रेविटी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइट इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको इस चैप्टर के एंड वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा. ओके. कि लाइट आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है. सो हम वहां पर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करेंगे. यहां पर अगर आप देखो तो जो आपके प्लांट पार्ट्स हैं बेसिकली वो सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं. इट मीन्स दैट they are positively phototropic.
ओके, जो आपके धरती के ऊपर पार्ट है उनको आप लोग पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हो, बिकॉज ये सन की साइड प्रेजेंट है। ओके, ये सन की साइड प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप नीचे की पार्ट की बात करो, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूट, देन दे आर गोइंग टू बी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि ये आपके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप ग्रेविटी की बात करो तो रूट जो है आपकी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएगी। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब आपके रूट जो है वो धरती के अंदर ग्रो करेगी, सो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में वो सही जगह जा रही है। लेकिन जो आपकी स्टेम है ये ग्रेविटी से अपोजिट जा रही है, तो इसको आप लोग बोलोगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि धरती से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। यार मुझे 5 सेकंड दो, मैं फोन साइलेंट कर देता हूँ। एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला था आज, बट उसको छोड़ के साला सब कॉल आ रहे हैं सो आज इसको थोड़ा भाई साइलेंट कर देता हूँ मैं। और क्योंकि पढ़ाई के बीच में यार डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल नहीं यार, मैं भी फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर पता नहीं लगता कौन सी लाइन पे था मैं, अभी फिर भूल गया कौन सी लाइन पे था। अच्छा इसकी बात कर रहे थे। ऑल राइट, सो जो पार्ट आपका ऊपर है स्टेम, दैट इज यू नो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि धरती के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऊपर की साइड बढ़ रहा है। बट इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि सन के रेस्पेक्ट में सन की डायरेक्शन में वो जा रहा है। एंड अपोजिट केसेस आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ रूट। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये बहुत गौर से सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर एनाटॉमी नहीं देखी है मेरे द्वारा बनाई हुई एनाटॉमी इन वन शॉट, अगर नहीं देखी है मेरे भाइयों, भाग के जाओ और एनाटॉमी देख के आओ। ओके, और नहीं भी अगर देखी है तो इस लेक्चर के बाद देख लेना, बिकॉज यहां पे कुछ टर्म्स हैं जो एनाटॉमी से लूंगा मैं, हालांकि मैं समझा दूंगा यहां पर, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं। लेकिन तब भी आप लोग यार एक बार एनाटॉमी जरूर देख लीजिएगा। सो यहां पर सेल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, देखो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, हम लोग इसी लेक्चर में काफी बार नाम इस्तेमाल कर चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल, फॉर एग्जांपल द रूट एपिकल मेरिस्टम, द शूट एपिकल मेरिस्टम, द लेटरल मेरिस्टम, जो कि आपका लेटरल ग्रोथ कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। सो दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर व्हाट? दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये बार बार डिवाइड करेंगे, और इनके द्वारा बनाए हुए सेल्स क्या करेंगे? इनके द्वारा बनाए हुए सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर काम करने लग जाते हैं। इट मींस दैट दे गॉट डिफरेंशिएटेड टू डू समथिंग। जैसे कि समझ लो मेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने ये बनाया और ये बनाया। अब ये कन्वर्ट हो गया आपके जाइलम में, ये कन्वर्ट हो गया आपके फ्लोएम में, और ये कन्वर्ट हो गया आपका एपिडर्मिस में। सो अब ये डिवाइड थोड़ी कर पाएंगे। जाइलम इज परमानेंट, या परमानेंट हो चुका है, जाइलम का काम कर रहा है। फ्लोएम इज परमानेंट, एपिडर्मिस इज परमानेंट। अब ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे। दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, सो दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू दिस पर्टिकुलर ऑर्गन्स। ये इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट हो गए। सो जो आपकी रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम है, एज वेल एज द कैम्बियम, ओके, ये जो है आपके डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, वेयर दे गॉट मैच्योर्ड, वेयर दे गॉट स्पेसिफाइड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. During differentiation, there are few or major structural changes, okay, both in their cell wall as well as in their protoplasm. प्रोटोप्लाज्म का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन. जैसे अगर उसको ट्रैकिड बनाना है या उसको अगर जाइलम फाइबर या फ्लोएम फाइबर बनाना है तो प्रोटोप्लाज्म नीड टू बी लॉस्ट. प्लस इफ इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चरल टिश्यू, इफ इट इज गोइंग टू बी अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो उसकी सेल वॉल का भी थिक होना जरूरी है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स happens at the time of maturation. So यहां पर क्या होगा, अगर ट्रैकिड बनाना है so यहां पर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाएगा बिकॉज ट्रैकिड डजंट हैव प्रोटोप्लाज्म. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल यहां पर हो जाएगी, यानी लिग्निन का डिपॉजिट यहां पर हो जाएगा. ओवरऑल सेल इज गोइंग टू बी डेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एट द आउटर सरफेस. तो यहां पर क्या है, ये सेल स्पेसिफाई हो जाएंगे टू कैरी द वाटर एट लॉन्ग डिस्टेंसेज इन एक्सट्रीम टेंशन, यानी कि ये जाइलम की ट्रैकिड बन जाएंगी जो कि वाटर कैरी करती हैं. जाइलम में कौन कौन वाटर कैरी करता है, आपके ट्रैकिड और वेसल इन एंजियोस्पर्म्स. ओके, सो यहां पर ये जो है आपके तैयार हो जाएंगे इस तरीके से. प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फेनोमेना. जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये कुछ जो सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएशन के बाद भी लिविंग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पैरेनकाइमा सेल्स, वो क्या करेंगे, वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को रिगेन कर लेते हैं एक बार दोबारा से, और जो है उसके बाद दोबारा डी डिफरेंशिएशन शो करते हैं. ओके,
सो डी डिफरेंशिएशन मतलब जो डिफरेंशिएशन हुई थी उसको डिलीट कर दिया गया, डी का मतलब डिलीट, सो डिफरेंशिएशन जो हुई थी दैट इज डिलीटेड, इट मींस दैट द परमानेंट टिश्यू अगेन गॉट कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर वन टाइम। सो ये क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन के बाद दोबारा एक बार मेरिस्टेमेटिक हो गए, इट मींस दैट दे गॉट द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे कि आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर का एग्जांपल लेता हूं, समझ लो ये आपका जाइलम फ्लोएम का बंडल है, दैट इज कॉल्ड एज वस्कुलर बंडल। सो यहां पे सेंटर पे आपका जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। ओके, वस्कुलर बंडल के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन द सेम बंडल, या फिर इंट्रा का मतलब यार छोड़ो, विद इन बिटवीन से कंफ्यूज हो जाओगे, विद इन। सो यहां पर एक्स और पी विद इन जो प्रेजेंट है दिस इज इंट्राफेसिकुलर, एक्स और पी विद इन जो प्रेजेंट है इंट्राफेसिकुलर। अब इंटरफेसिकुलर क्या होगा, इंटरफेसिकुलर होगा आपका इन बिटवीन, यानी अब इन दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो रिंग बनेगी कैम्बियम की दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी अलग अलग वस्कुलर बंडल्स के बीच में। ये तो क्या है, सेम वस्कुलर बंडल के अंदर, 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 बट ये जो है आपके दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है ये यहां पर प्रेजेंट जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनसे बनती है, और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैन डिवाइड फर्दर टू फॉर्म सम मोर परमानेंट टिश्यूज। सो जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम है ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स से बनती हैं। ओके, सच मेरिस्टम एंड टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स वंस अगेन। सो यहां पर ये जो डिवाइड करेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये अगेन सेल्स बनाएगा और वो सेल फर्दर मैच्योर होंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, बट दे आर रीडिफरेंशिएटेड। रीडिफरेंशिएटेड मतलब स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक सेल था, इसने डिवाइड होकर परमानेंट सेल बनाया, सो इट इज डिफरेंशिएटेड, क्योंकि पहली बार हो रहा है। ये परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक हुआ, सो दिस इज डी डिफरेंशिएटेड, क्योंकि डिफरेंशिएटेड से डी डिफरेंशिएटेड हुआ क्योंकि अब ये डिवाइड कर सकता है। और ये मेरिस्टेमेटिक दोबारा से फाइनल जब परमानेंट बना, सो इट इज रीडिफरेंशिएटेड। री का मतलब अगेन, सो इट इज अगेन डिफरेंशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू, सो इट इज रीडिफरेंशिएशन। ओके, सो यहां पर इस तरीके से आपको देखना है कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। नाउ अगर आप देखें यहां पर ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, क्योंकि हमने बताया था कि कोई ना कोई सेल जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमेशा ये ऐड होता रहता है प्लांट में, सो द ओवरऑल increase is open, overall growth is open, but with growth the differentiation is also open. Why? Because tissues arising out from the same meristem has different structures at maturity, because the meristem is forming a lot of cells and they are having different functions at maturity, as shown in this case. Some are becoming xylem, some are becoming phloem, some are becoming epidermis. सो काफी अलग अलग फंक्शंस यहां पर वो अटेन कर सकते हैं। सो ग्रोथ तो आपका ओपन था ही, डिफरेंशिएशन भी आपका ओपन माना जाता है, और फाइनल जो इनका स्ट्रक्चर रहता है सेल्स का वो इनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट है तो एपिडर्मिस बनाएंगे, अगर ये रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो रूट कैप बनाएंगे। सो इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है फाइनल वो डिपेंड करता है इनकी लोकेशन क्या है। ओके, समझ रहे हो ना लोकेशन पे। अब आपकी बॉडी के जो अपर सेल्स है क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सो दे आर डेवलप्ड एज द प्रोटेक्टरी सेल्स, क्योंकि सबसे बाहर है, ये तो रोज छिलेंगे भाई, रोज टकराएंगे किसी ना किसी से। सो इन्होंने खुद को इस तरीके से डेवलप किया है सो दैट दे कैन रेजिस्ट द एब्रेशन। ओके, दे हैव मेड देमसेल्व्स प्रोटेक्टिव इन नेचर, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। ऑलराइट, अब हमारे हाथ है, हाथ को बनाया गया है किसी चीज को पकड़ने के लिए, सो ग्रिप हाथ में आ गई है। ओके, हाथों की लकीरें ग्रिप के लिए हैं भाई, समझ लो, तकदीर तो मेहनत करने से ही आएगी, ग्रिप बना लो बस इनसे, बहुत अच्छी बात है। आप जब पानी में जाते होंगे, कभी स्विमिंग पूल में, आई होप आप गए होंगे, सो स्विमिंग पूल में जब आप 1 घंटा बिता लेते हैं आपके हाथों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज यू नीड ग्रिप एट दैट पर्टिकुलर टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ वाटर। सो योर स्किन यूज टू फोल्ड इट सेल्फ, ओके, योर स्किन यूज टू फॉर्म समवट इरेगुलर इनफोल्डिंग सो दैट इट कुड बेसिकली ग्रैस्प द थिंग। अगर आपको कोई डंडा वंडा मिले और आप कहीं डूब रहे हो तो उसको पकड़ के बच सको। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भाई साहब 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। डेवलपमेंट का मतलब है आपका ग्रोथ,
एंड आपका डिफरेंशिएशन, और ये दोनों ही चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। सो अब इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन वर्ड का इस्तेमाल मैं करूंगा डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट मतलब ऑल द चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, ऑल द चेंजेस, सीड से लेके और मरने तक, यानी पैदा होने से लेके मरने तक जितनी भी चेंज हुई वो सारी डेवलपमेंट में आती है। सो दैट्स व्हाई द थिंग इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डेवलपमेंट। ओके, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न्स इज डेवलपमेंट बायोलॉजी। पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी को जो है सेम सेम बोला जाता था, अब ऐसा मना कर दिया है भाई। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है आपके सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी, यानी एक बार वो पैदा हो गया तो वो एम्ब्रियो नहीं रहा, अब वो लिविंग बेबी बन चुका है, उसके बाद वो डेवलपमेंट बायोलॉजी में कंसिडर होगा। एम्ब्रियोलॉजी में सिर्फ आपके पेट के अंदर की जो बात है, मां के पेट की, सिर्फ वही होगी। ओके, सो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डू द सेल डिवीजन। ओके, यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल में पहले क्या हुआ, ग्रोथ होती है, उसके बाद डिवीजन होता है। हम लोग हमेशा कहते हैं इफ दिस इज अ सेल इट हैज ग्रोन एंड आफ्टर दैट इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये हम लोग हमेशा कहते हैं। फिर हम ये कहते हैं हाँ भाई फिर ये ग्रो हुई, फिर उन्होंने 2-2 सेल फिर बना लिए। सो ग्रोथ इज ऑब्वियसली डन बिफोर डिवीजन। सो देयर इज प्लाज्मेटिक ग्रोथ, इट मीन्स दैट द प्लाज्मा और द प्रोटोप्लाज्म इज इंक्रीज इन सेल, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ यहां पर हुई। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के बाद आपकी सेल डिवीजन हो जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल में, जिस वजह से और ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल बनते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक सेल में ग्रोथ हुई, सो हम खुद के एरो बना रहे हैं भाई। ओके, मैं आप काले काले एरो जो लगा रहा हूं वो मेरे खुद के हैं, उनको देखना आप, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। मेरिस्टेमेटिक सेल में ग्रोथ हुई, ओके, ग्रोथ के बाद डिवीजन हुई, और डिवीजन होने के बाद और मेरिस्टेमेटिक सेल बने। तो इस तरीके से इसे बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं अभी तक। ओके, अब ये जो डिवाइडेड सेल हैं ये समटाइम्स फिर ग्रो करते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेल्स। ओके, ये आपके डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू फॉर्म सम मैच्योर्ड सेल्स। सो डिफरेंशिएशन होता है, यहां पे एक्सपेंशन होता है, यानी सेल जो है इंक्रीज होगा साइज में, ये मैच्योर होगा और एक पर्टिकुलर टाइप का सेल बना लेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। इट कुड बी जाइलम, इट कुड बी फ्लोएम, इट कुड बी एनीथिंग, इसने कोई मैच्योर सेल बना लिया है। अब ये मैच्योर सेल अपना काम करता रहेगा एंड आफ्टर सीनेसेंस, यानी बूढ़ा होने के बाद इसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न, कि क्या होता है यहां पर, मेरिस्टेमेटिक सेल विल इंक्रीज इन साइज, इट विल बिकम more meristematic, it will give rise to more meristematic cell, and some of the cells will be converted into some non meristematic or permanent cells. Those permanent cell will be differentiated to do a particular function, जिसके बाद वो बूढ़े हो जाएंगे और उसके बाद उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ये इस पूरे डायग्राम का कहना है। ओके, मैं नहीं कह रहा भाई, डायग्राम कह रहा है। Plants follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kind of structure. यानी प्लांट में भी अलग अलग अडेप्टेशंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इन एनवायरमेंट इट कैन चेंज इट्स शेप, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। इट मीन्स दैट प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस बाय फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। प्लास्टिसिटी मीन्स स्ट्रक्चर में वेरिएशन। जैसे कि आपका कॉटन है, आपका कोरिएंडर है या लार्कस्पर है, इनमें हेट्रोफिली होती है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड फिली मीन्स लीफ। So there are different kind of leaves present in cotton, coriander and larkspur in juvenile part, that is in the young part and in the matured part. So यहाँ पर क्या हुआ, जो juvenile plant है उसमें इस तरीके के पत्ते हैं, so this is first type of पत्ता, and यहाँ पर जो adult है इसके अंदर second type of पत्ती है। So larkspur, coriander, ये तो धनिया है, पहचान में आ रहा होगा ना, मतलब ऐसा धनिया का ऐसा पत्ता रहता है, हालांकि this is larkspur but coriander do have the same kind of leaf, so you can easily observe उसके जो यंग पत्तियां रहती हैं वो अलग रहती हैं, और मैच्योर अगर आप धनिया तोड़ोगे उसकी अलग जो है आपकी डायमेंशंस होती हैं, अलग स्ट्रक्चर एंड शेप होती है। सो जुवेनाइल और मैच्योर में आपको हेट्रोफिली देखने को मिलेगी, दैट इज प्लास्टिसिटी। एंड इफ यू विल सी द बटर कप, देन इन बटर कप आपके जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन है, यानी आपके लैंड पे जितना भी पार्ट है ऊपर, वो आपके अलग तरीके के लीफ शो करेगा, और आपका वाटर के अंदर जो पार्ट है वो आपके अलग लीफ शो करेगा। सो दिस इज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ऊपर आपके ऐसे लीफ प्रेजेंट रहेंगे, एंड दिस इज द वाटर हैबिटेट, नीचे आपके बटर कप में ऐसे लीफ प्रेजेंट होंगे। ओके, सो दिस एग्जांपल ऑफ हेट्रोफिली इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी,
यानी स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाना अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। सो यहां पर वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में सेम प्लांट में डिफरेंट पत्ते हैं, और यहां पर अलग अलग फेजेस में अलग अलग पत्ते हैं सेम प्लांट के अंदर। ओके, दिस इज हेट्रोफिली। सो दस द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट एक साथ ही होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की वजह से होती है। सो अगर आप ब्रॉडली बताएं तो डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ दिस डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब आपकी बॉडी के अंदर के फैक्टर, जैसे इन केस ऑफ प्लांट देयर आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो भी रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब लाइट ऑप्टिमम है कि नहीं, वाटर ऑप्टिमम है कि नहीं, आपका टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजें। सो बोथ इंट्रासेलुलर that is genetic and intercellular factors that is plant growth regulator are considered as intrinsic। यानी आपके बॉडी के अंदर के जो फैक्टर है उनमें क्या क्या आया, एक तो आपका जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, बिकॉज सेल के अंदर है आपका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर है आपका जेनेटिक मटेरियल, सो इट इज इंट्रासेलुलर फैक्टर एंड इट कुड बी इंटरसेलुलर। ओके, जो एक सेल से सिक्रीट होगा सब्सटेंस और दूसरे सेल्स तक जाएगा, इट मींस दैट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो दीज आर इंट्रिंसिक, बोथ ऑफ दीज आर इंट्रिंसिक, बट इफ वी विल टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक, then there is light, there is temperature, water, oxygen, nutrition and so on. All right, so इन सब फैक्टर से आपका बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है किस तरीके की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द पीजीआर और द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर जिनको आप प्लांट हार्मोन्स बोलते हो प्यार से, फाइटो हार्मोन्स बोलते हो। सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट देयर डिस्कवरी, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट। और फंक्शनल एस्पेक्ट के लिए मैं अलग से ट्रिक्स बनाऊंगा, आज हम सिर्फ कंसेप्चुअल बात करेंगे, और जो ट्रिक्स है वो कल आपको मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर। 5 ट्रिक्स बनेंगी, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सिर्फ 5 ट्रिक्स में। 15 मिनट की ट्रिक्स, आई थिंक हद से हद 15 मिनट की बनेंगी। ओके, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल जस्ट लाइक हॉर्मोन्स, बिकॉज हॉर्मोन्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, जस्ट लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, छोटे छोटे प्रोटीन्स विच कैन बी इजिली ट्रेवल्ड थ्रू द ब्लड। सो दीज आर ऑल्सो स्मॉल, क्योंकि इन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। These are also simple molecules, short in size, having diverse chemical composition. Just like hormones, they were proteinaceous, they were steroid, they were amines. Similarly, here also they will be nitrogenous base के derivative हो सकते हैं, adenine के derivatives, या फिर acetic acid के derivatives हो सकते हैं, indole compounds हो सकते हैं। Okay? काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। So diverse chemical composition is here. For example, there could be indole compound, जैसे कि indole 3 acetic acid, जिसको आप IAA बोलते हो, indole acetic acid, ये आपका ऑक्सिन होता है बेसिकली। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, इंडोल एसिटिक एसिड। देन एडेनिन का डेरिवेटिव जो कि आपका नाइट्रोजनस बेस है, सो N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, प्यूरिन एडेनिन की बात हो रही है यहां पर। सो इस पे फरफ्यूराइल ग्रुप जोड़ दिया गया है N6 पोजीशन पर। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं यहां पर, नाइट्रोजन की पोजीशन पर फरफ्यूराइल अमीनो ग्रुप अगर जोड़ दिया आपने, तो एडेनिन के ऊपर वो सब्स्टिट्यूएंट चलकर आपका काइनेटिन बना लेगा। काइनेटिन इज व्हाट? काइनेटिन इज बेसिकली योर साइटोकाइनिन, विच इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। साइटो मीन्स सेल एंड काइनिन मीन्स डिवीजन। तो ऑक्सिन जो है आपका रूटिंग में हेल्प करता है, ये रूट की इनिशिएशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन जो है आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है मैक्सिमम। डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स जैसे कि आपका एब्सिसिक एसिड और ABA। सो एब्सिसिक एसिड जो है ये आपका एब्सिशन में हेल्प करता है, एज द नेम इज इटसेल्फ इंडिकेटिंग एब्सिसिक, वर्ड इज टेकन फ्रॉम एब्सिशन इटसेल्फ। देन टर्पीन्स से जिबर्लिक एसिड आपके किए जाते हैं डेराइव। सो जिबर्लिक एसिड नाम में ही है, सो दे आर गोइंग टू बी एसिडिक, क्योंकि इनके नाम में एसिड है। और जिबर्लिक इसका वर्ड इसलिए रखा गया बिकॉज इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम जिब्रेला फ्यूजिकोराए। ओके, सो यहां पर एक फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकोराए जो कि कॉज करता था बकाने डिजीज। सो जिब्रेला फ्यूजिकोराए जो है एक फंगस है जिसे आइसोलेट किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जिबर्लिक एसिड। सो जिब्रेलिक एसिड जो है आपका बेसिकली ये बोल्टिंग में हेल्प करता है, यानी इंटरनोड की जो लेंथ है अगर आपको फटाफट बढ़ानी है, अगर गन्ने को आपको लंबा करना है या कैबेज की आपको इंटरनोड की लेंथ बढ़ानी है,
या आप चाहते हो ज्यादा अंगूर उगे तो अंगूर की बेल को अगर आपको लंबा करना है तो आपको बोल्टिंग करवानी पड़ेगी, दैट इज डन बाय जिबरलिन। एज वेल एज माल्टिंग यहां पर करी जाती है, यानी कि भाई दारू सुट्टा अगर बनाना है तो जिबरलिन का इस्तेमाल करो। देन गैसेज हो सकती है जैसे कि इथाइलिन। सो इथाइलिन क्या हुआ, यहां पर बेसिकली आपका इथीन की बात हो रही है। सो इथीन में क्या करते हो आप लोग, C2H4। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइलिन विच इज अ गैशियस हार्मोन। दिस इज द ओनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज गैशियस इन नेचर, ये बात याद रखनी है। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड, तो इन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस कहा जाता है विच इज द करेक्ट टर्म। काफी साइंटिस्ट इसे प्लांट हार्मोन बोलते हैं या फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, लेकिन मेन जो टर्म है आपकी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही है। सो पीजीआर आपके दो ग्रुप में डिवाइड करे जाते हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताया था। पहले आपके प्रोमोटिंग, जिसमें आपकी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका सेल डिवीजन को प्रमोट करना जो कि साइटोकाइनिन वगैरह करते हैं, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन यानी प्लांट में पैटर्न का बनना, ट्रॉपिक ग्रोथ यानी किसी चीज को देखते हुए उसकी साइड उगना, जैसे मैं आपको बता रहा था फोटोट्रॉफिक यानी लाइट की तरफ उगना, जियोट्रॉफिक यानी आपका धरती की तरफ उगना, हाइड्रोट्रॉफिक वाटर की साइड अट्रैक्ट होना उसकी तरफ उगना। सो दीज आर ट्रॉपिक ग्रोथ, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। फ्लावरिंग, इट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीज तो एसेंशियल ही है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनका तो होना जरूरी है। सो इसीलिए इन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है, जैसे आपके ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, हमने पहली स्लाइड में इनके बारे में देखा था। बाकी कुछ पीजीआर होते हैं जो कि वुंड और स्ट्रेस में इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ओके, ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक ओरिजिन, यानी कि बेसिकली आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आप लोग देखेंगे दे कुड बी नेचुरल एंड दे कैन बी सिंथेटिक एज वेल। फॉर एग्जांपल ऑक्सिन की अगर आप बात करें देन 2,4-D इज सिंथेटिक ऑक्सिन, और नॉर्मली अगर आप देखें नेचुरल ऑक्सिन, तो नेचुरल ऑक्सिन में आपको यहां पर मिलेगा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड सो ऑन। सो दिस कुड बी नेचुरल एंड दे कुड बी सिंथेटिक एज वेल, ओके। सो इनहिबिटिंग एक्टिविटीज भी ये शो कर सकते हैं, जैसे कि आपकी डोरमेंसी, प्लांट आपका इनएक्टिवेटेड स्टेट में पड़ा हुआ है, आपका सीड, सो दैट इज सीड डोरमेंसी, एंड एब्सिशन, चीजों का गिर जाना, फॉल होना, जैसे कि फ्रूट, लीव्स एंड सो ऑन। सो पीजीआर जो है आपका एब्सिसिक एसिड, ये इस ग्रुप में बिलोंग करता है, यानी कि आपके इनहिबिटर्स में। जो आपका इथाइलिन है ये दोनों तरीके के काम करता है, प्रमोटरी भी और इनहिबिटरी भी, लेकिन इसके पाप जो हैं वो पुण्य से ज्यादा है, दैट्स वाई इसे भी इनहिबिटर में ही कंसिडर किया जाता है। सो ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन आर प्रमोटरी, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड आर डी प्रमोटरी और इनहिबिटरी। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई? सो दिस इज द थिंग विच इज इलेबोरेटिंग अबाउट द ऑक्सिन। ये ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा है। सो यहां पर आपका जो सिलप्टाइल है उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। सिलप्टाइल मतलब आपके शूट की कैप, बेसिकली आपके दो पार्ट होते हैं ना, प्लूम्यूल और रेडिकल। रेडिकल आपका आगे चल के रूट बनाएगा एंड प्लूम्यूल आपका आगे चल के शूट बनाएगा। रेडिकल को कवर कौन करता है? रेडिकल को कवर करता है आपका कोलियोराइजा, और आपके प्लूम्यूल को कौन कवर करेगा? प्लूम्यूल जो आगे चल के शूट बनाएगा इसको कवर किया जाएगा सिलोप्टाइल। सो यहां पर सिलोप्टाइल की बात चल रही है, यानी जो आपका प्लूम्यूल है उसके टिप की बात हो रही है, अपर टिप की बात हो रही है। सो इंटरेस्टिंगली हर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी, यानी सब लोगों ने कुछ ना कुछ बचकांड फैलाने की कोशिश करी और एक्सीडेंटली उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी। कैसे? ये जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है ना दोस्तों, इनका एक साइंटिफिक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मींस एक्सीडेंटल डिस्कवरी। जैसे कि आपका पेनिसिलम की कहानी सबने सुनी होगी, पेनिसिलिन की, ओके। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया। यूरिया जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसकी डिस्कवरी सेरेंडिपिटी थी, ओके। यूरिया की सिंथेसिस वगैरह। प्लास्टिक जो आपका बना, जो आज पूरी दुनिया पर डोमिनेटिंग सबसे कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो आपका जो है सेरेंडिपिटी से बना। सो काफी बार अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है ना, तो आप कचड़े में भी हीरा ढूंढ सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। बस आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नोटिस नहीं करते कि मोल्ड की ग्रोथ को कोई रोक रहा है और वो सिंपली अपने डिश को फेंक देते, तो शायद आज हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में पता ना लगता। सो हर चीज को ऑब्जर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस।
सो चार्ल्स डार्विन, जिनके बारे में हम सबको पता है, उनके सुपुत्र थे फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर क्या किया, सिलप्टाइल ली कैनेरी ग्रास की, और इन्होंने देखा कि जब इस पर यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन होता है लाइट का, यानी जब लाइट इस पर डाली जाती है तो ये जो सिलप्टाइल है ये लाइट की तरफ जो है ग्रो करने लग जाता है। इट मींस दैट इट शोज फोटोट्रॉफिज्म, यानी यहां से अगर लाइट आ रही है तो आपका सिलप्टाइल इस साइड मुड़ गया, अगर आपने सिलप्टाइल को काट दिया तो नहीं मुड़ेगा। ओके, आपने सिलप्टाइल के ऊपर कैप लगा दी, ओपैक कैप, जिसके बाद ये लाइट को सेंस नहीं कर सकता, तो भी ये नहीं मुड़ेगा। एंड अगर आपने फिर दोबारा कोई ट्रांसपेरेंट कैप लगा दी जिससे लाइट को सेंस कर पाए तो ये मुड़ जाएगा। इट मींस दैट आपके सिलप्टाइल में कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड है जो लाइट को डिटेक्ट करके उसकी साइड उसको मोड़ देता है। दैट्स व्हाट वी कैन डिपिक्ट फ्रॉम these experiments. So after a series of experiment, it was concluding that the tip of coleoptile, सिर्फ tip, was the site of transmittable influence that caused the bending of coleoptile. यानी लाइट की प्रेजेंस में कोई सामान जो है ऊपर से नीचे ट्रेवल करने लग जाता है जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है सिलप्टाइल की। ये कहा था फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने, लेकिन इन्होंने बताया नहीं था कि ये ऑक्सिन है कि क्या है। इन्होंने उस केमिकल को आइसोलेट नहीं किया। ये जो केमिकल आइसोलेट हुआ, दिस वाज आइसोलेटेड बाय डब्ल्यू वेंट। डब्ल्यू वेंट नाम के साइंटिस्ट ने ओट की सिलप्टाइल से इसको आइसोलेट किया। सो दिस फेनोमेना वाज डिपिक्टेड बाय डार्विन एंड डार्विन, और इस कंपाउंड को, ऑक्सिन को सबसे पहले आइसोलेट किया वेंट ने। ये जो कंपाउंड, ये जो फेनोमेना था, कंपाउंड की जो इफेक्टिवनेस थी ये देखी गई थी आपकी कैनेरी ग्रास में, लेकिन इसको आइसोलेट किया गया ओट सीडलिंग से। ये भी आपको याद रखना है। बकाने डिजीज जो मैंने आपको बताया था, इसे फूलिश सीडलिंग डिजीज कहा जाता है। फूलिश सीडलिंग, इट मींस दैट पौधे अच्छे हैं, ऐसा लगेगा कि भाई दाने मिलेंगे हमें राइस के, लेकिन जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि खाली खोखा है भाई, अंदर माल नहीं है। आपको राइस का सिर्फ ऊपर ऊपर का भाग मिल गया, उसके अंदर का आपको दाना नहीं मिला। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फूलिश सीडलिंग डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय फंगस कॉल्ड एज जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और इसी के नाम पर जिबरलिन का नाम रखा गया। सो ई कुरुसोवा जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि सिम्टम्स आते हैं इस डिजीज के जब ये स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ दिस फंगस को लेकर डालते हैं किसी प्लांट पे। यानी समझ लो ये राइस प्लांट है और ये फ्रेश है, अच्छा है, मतलब ग्रोथ कर रहा है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, जिब्रेला फ्यूजिकोराई का सोल्यूशन लिया जो कि डिजीज कॉजिंग है, और इसको इस प्लांट पे डाल दिया। तो क्या अब मुझे सीडलिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये डिजीज हो जाएगी इसको फुलिश सीडलिंग। सो कुरुसोवा साइंटिस्ट ने बेसिकली ये करके देखा। सो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, इस फिल्ट्रेट में यानी इस फंगस में कोई ऐसा कंपाउंड है, ओके, जो दिक्कत दे रहा है। सो दैट इज बेसिकली द जिब्रेलिक एसिड। 100 से भी ज्यादा जिबरलिन्स आपके आज तक पाए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था दैट वाज जिबरलिक एसिड 3, और इट इज कॉल्ड एज GA3। स्कूग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम से कैलस लिया, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं जिनको अभी पता नहीं है भाई क्या करना है, उन सेल्स को लिया। अनडिफरेंशिएटेड मींस दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन टू डू। अभी उन्हें कोई भी फंक्शन नहीं मिला है। सो उन्होंने एक कैलस को लिया और उन्होंने देखा कि एक कैलस सिर्फ तभी ग्रो कर सकता है जब इसे ऑक्सिन दिया जाए, क्योंकि ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग। तो रूटिंग के लिए ऑक्सिन जरूरी है, बट इट इज नॉट ओनली जर्मिनेटिंग व्हेन ओनली ऑक्सिन वाज गिवन। अगर सिर्फ ऑक्सिन दोगे ग्रो नहीं करेगा, इसके साथ इसे एक और न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, जो कि या तो वस्कुलर टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, वस्कुलर टिश्यू मतलब डिवाइडिंग सेल्स से, या तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट से लिया गया हो, ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्योंकि ईस्ट भी एक्टिवली डिवाइडिंग होता है, या कोकोनट मिल्क से डेराइव किया गया हो, बिकॉज कोकोनट मिल्क में भी एक्टिव काइनेटिन आपका प्रेजेंट रहता है। ओके, तो कोकोनट मिल्क या डीएनए से। सो स्कूग और मिलर ने बाद में देखा कि साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला, यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला, कैलस को ग्रो करवाने वाला जो फैक्टर है, इसे हम लोग काइनेटिन बोल रहे हैं। और जो कोकोनट मिल्क या डीएनए था, या फिर जो आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट था, या फिर आपका जो वस्कुलर टिश्यूज थे, इनके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेल डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंस आपके ये सारी चीजें हो पाती हैं। ड्यूरिंग मिड 1960s इंडिपेंडेंट रिसर्चर अलग अलग जगह पे उन्होंने क्या किया, प्यूरिफाई किया एक केमिकल को,
जो कि इनहिबिटर था, और इस केमिकल का एक साइंटिस्ट ने नाम दिया इनहिबिटर बी, एक साइंटिस्ट ने इसे बोला एब्सिशन 2, और एक साइंटिस्ट ने बोल दिया डोरमिन, लेकिन सारे के सारे थे एक ही, जो कि है आपका एब्सिसिक एसिड। सो एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, जिन्होंने अलग अलग नाम इनका दिया था। ओके क्योंकि एब्सिशन करा रहा था तो एब्सिसिन बोल दिया किसी ने, क्योंकि डोरमेंसी में हेल्प कर रहा था तो किसी ने डोरमिन बोल दिया, और इनहिबिटर था तो किसी ने इनहिबिटर बोल दिया। कजिन्स नाम के साइंटिस्ट थे। ओके कजिन ये मत सोच लेना कि भाई तुम्हारे चाचा के लड़के ने डिस्कवरी करी है। कजिन ने वॉलेटाइल सब्सटेंस देखा। वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब विच कैन बी डिफ्यूज्ड इजीली। वॉलेटाइल मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, और मूवमेंट किसकी ज्यादा होती है? गैस की। सो इन्होंने देखा कि एक आपका ऐसा कंपाउंड है जो पकी हुई ऑरेंज से निकल रहा है और अपने आजू बाजू प्रेजेंट कच्चे बनाना को भी पका रहा है। जैसे आपने करवाहट का नाम सुना होगा। करवाहट क्या होता है? बेसिकली एक कंपाउंड रहता है, ओके इथोफेन जिसे कहते हैं। सो बेसिकली वो क्या रहता है, आप जब डालोगे और बंद कर दोगे उसको बोरी वोरी में बिना पके हुए फ्रूट्स के साथ, तो उन फ्रूट्स को पका देता है। दैट इज हैविंग इथाइलिन। सो इथाइलिन हेल्प्स इन व्हाट? इथाइलिन हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसीलिए ये गैसियस पीजीआर है, यानी ये डिफ्यूज होता रहता है एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में, और उन सब को बहुत ही बेहतर तरीके से पकाने में हेल्प करता है। सो 5 कैटेगरीज आप यहां पर देखने वाले हो इन द नेक्स्ट सेक्शन। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, देन जिबर्लिक एसिड, देन साइटोकाइनिन, देन एब्सिसिक एसिड, एंड देन योर इथाइलिन। ये 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमें पढ़ने हैं इन दिस चैप्टर। So let's talk about the physiological effect of this plant growth regulator. The very first one is called as auxin. So auxin जो है ये क्या क्या है? नेचुरली इंडोल एसिटिक एसिड, यानी इंडोल कंपाउंड्स हैं बेसिकली। सो ऑक्सिन जो है सबसे पहले आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से, ये आपको याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके सो इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। दिस टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी IAA जो है इसको आप लोग ऑक्सिन बोलते हो बेसिकली। इसके अलावा भी और एसिड्स हैं जैसे इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सो ह्यूमन में सबसे पहले यूरिन में ये देखा गया था, और प्लांट में अगर आप बात करें देन ऑक्सिन हमने जस्ट अभी देखा था इन इट्स डिस्कवरी कि वेंट साहब जो थे उन्होंने इसे ओट सीडलिंग से निकाला था। ओके सो यहां पर क्या हुआ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो मेन ऑक्सिन है। अदर देन दैट ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। जैसे नेचुरल अगर आप देखें देन इंडोल एसिटिक एसिड द मेन ऑक्सिन इज नेचुरल, इंडोल ब्यूटारिक एसिड इज नेचुरल जो कि प्लांट से निकाले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। 2,4-D दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये जो है आपका एक वीडिसाइड रहता है या हर्बिसाइड रहता है, जो कि किस पे अटैक करता है? 2,4-D। डी पे मैंने गोला इसलिए किया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट वीड को मारेगा सिलेक्टिवली, मोनोकॉट को हाथ भी नहीं लगाएगा लेकिन डाइकॉट्स की धज्जियां उड़ा देगा। ओके सो 2,4-D इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन दैट इज वर्किंग एज अ हर्बिसाइड, ये आपको याद रखना है कि ये सिंथेटिक है। सो दीज टू आर द सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ओके दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यानी जो आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं स्टेम और रूट के, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। एंड दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन सिंस इट इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंस इट इज अ फाइटो हार्मोन, ये जहां से सिंथेसाइज होगा उससे दूसरी जगह पर जा सकता है। ओके नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन? इट इनिशिएट रूटिंग, ये इसका सबसे मेन फंक्शन है, रूटिंग को ये इनिशिएट करता है। ओके पाइनएप्पल में फ्लावरिंग में ये हेल्प करता है। ओके इट्स प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। सो पाइनएप्पल में जो फ्लावरिंग होगी उसको प्रमोट करने का काम आपका ऑक्सिन है। आपको पाइनएप्पल इस पूरे चैप्टर में 2 ही जगह देखने को मिलेगा, एक जगह है आपकी ये ऑक्सिन और दूसरी जगह मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। सो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी आगाह कर रहा हूं कि इस चीज को याद कर लो। क्यों? क्योंकि आगे काम आएगा, और अगर याद नहीं करना है जस्ट गिव मी 1 डे, टुमारो आप लोगों के लिए ट्रिक्स आ जाएंगी। अभी सिर्फ इन बातों को सुन लो और समझ लो कि क्या होता है। समझना जरूरी है, याद तो मैं आराम से करवा दूंगा तुम्हें। ओके सो प्लांट प्रोपेगेशन के लिए जरूरी है बिकॉज इट इनिशिएट द रूटिंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। थर्ड पार्ट ये है कि फ्रूट और लीफ जो हैं इनको ड्रॉप होने से रोकता है। काफी बार क्या रहता है, प्री मैच्योर फॉलिंग हो जाती है आपके फ्रूट और लीफ की, वो अच्छी नहीं रहती, क्योंकि अगर फल आपका पकने से पहले ही गिर गया है तो किसी काम का नहीं है। सो इनको क्या है, अर्ली स्टेजेस में ड्रॉप होने से रोकता है।
लेकिन जब ये बूढ़े हो जाते हैं, ओल्डर हो गई हैं अगर लीफ और फ्रूट, तो उनका गिरना बनता है, उस टाइम पर इन्हें प्रमोट करता है। दिस इज द थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब है? एपिकल डोमिनेंस का ये मतलब है जब आपका एपिकल टिप पे कोई बड प्रेजेंट रहता है, वो नीचे वालों को ग्रो नहीं करने देता। कैसे? समझ लो, दीज आर द लेटरल बड्स एंड दिस इज द एपिकल बड। जब तक ये एपिकल बड प्रेजेंट है, इट डज नॉट लेट ऑल दीज बर्ड्स टू ग्रो इन अ फुल फ्लैश्ड कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि एपिकल वाला समझता है भाई मैं सबसे ऊपर हूं, सारे मुझसे नीचे हैं, तो इनको दबा के रखता है। लेकिन जैसे ही आप इस एपिकल बड को काटोगे, ये वाली जो चीजें हैं ये और बेहतर तरीके से फ्लॉरिश करने लग जाती हैं और ये बेहतर तरीके से उगने लग जाती हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे? समझ लो आपकी चाय है, अब चाय पत्ती बोलते हो आप लोग उसे, क्योंकि मेन जो उसका कंटेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ। सो मेन जो मसाला है जो तुम लेते हो दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ इटसेल्फ। सो लीफ जो है वही आपका मेन पार्ट है। और लीफ ज्यादा कब होंगी? जब ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी। और ब्रांचेस कब ज्यादा निकलेंगी? जब एपिकल बड को काटोगे। सो आपने देखा होगा कि कभी टी प्लांटेशन करने जो लोग जाते हैं वो एपिकल बड को हमेशा रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर आपने एपिकल बड को रिमूव कर दिया तो हेज जो है आपका डेंस हो जाएगा। सो इस लाइन को आप लोग बोलते हो प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग मतलब आपने ऊपर वाले बड को हटा दिया, जिसकी वजह से हेज जो है आपका और ज्यादा डेंस हो गया। ओके, सो एपिकल डोमिनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑक्सिन। सो आपको ये देखना है कि ए फॉर एपिकल डोमिनेंस, ए फॉर ऑक्सिन, इस तरीके से फिलहाल सिर्फ ये याद कर लो। अभी देखो यहां पर क्या हुआ आपका, बेसिकली दिस इज द एपिकल बड विच इज प्रेजेंट। सो यहां पर आपकी बहुत कम ग्रोथ है, ये वाले जो है आपके फर्दर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एज यू हैव जस्ट कट दिस एपिकल बड, यहां पर भी ग्रोथ शो हो गई, ये भी छोटे छोटे आपके ग्रो होने, जर्मिनेट होने स्टार्ट हो गए, और ये आगे चल के और भी ज्यादा जर्मिनेट करेंगे तो और पत्तियां लगेंगी, और अगर और पत्तियां लगेंगी तो आपका बेसिकली और ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, फोर्थ फंक्शन इज टू इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी। ओके, यानी सीडलेस आपका टोमेटो बनाने में ये काम आता है। पार्थेनोकार्पी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट बन रहा है बेसिकली। सो पार्थेनोकार्पी भी ये इंड्यूस करता है। इट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड, मैंने आपको बताया था 2,4-D जो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये आपका सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि एज अ हर्बिसाइड यूज होता है। एंड D फॉर डाइकॉट, ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट को किल करता है, मोनोकॉट को कोई किल नहीं करता। सो वीड फ्री लॉन्स बनाने में ये काम आता है कि हाँ भाई अगर आपको चाहिए कि कोई वीड ना हो, सो उनके ऊपर ऑक्सिन स्प्रे कर दो, ऑक्सिन इज गोइंग टू किल द स्पेसिफिक वीड्स, और आपका अच्छा खासा लॉन वहां पर तैयार हो जाएगा। यूएस आर्मी ने इसका यूज भी किया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉर के दौरान इट वॉज एन एजेंट, इसका नाम था एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज मतलब कि वहां पर ऑक्सिन डाला, सारे वीड खत्म, सारे वीड खत्म, दुश्मन सामने दिख रहा है, धाए धाए ठोक ठाक के वापस आ गए। So that was a scientific way of winning a battle. Okay? जाइलम डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है, यानी जाइलम के बनने में, जाइलम के अलग अलग कंपोनेंट्स के बनने में, जैसे ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, इन सब के डिफरेंशिएट होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ऑक्सिन का, ये भी समझना है। ओके, देन जिबरलिन। जिबरलिन आपका आइसोलेट किया गया था जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, विच वॉज अ फंगस, ये हम जानते हैं। आज तक मोर देन 100 डिफरेंट जिबरलिन्स रिपोर्ट हो चुके हैं जो फंगस में पाए जाते हैं, सच एज जिब्रेला, और हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो इस चीज को हम लोग लिंक कर सकते हैं। इनका नाम ऐसे दिया जाता है GA1, GA2, GA100, GA101 ऐसे। ओके, सो इसमें से GA3 जो है ये आपका फर्स्ट जिबरलिन है जो कि डिस्कवर किया गया था। एंड सारे के सारे जिबरलिन्स आपके एसिडिक होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जिब्रेलिक एसिड्स। एसिड्स इनके नाम के पीछे इसलिए लगाया है बिकॉज देयर कैरेक्टर इज एसिडिक। ओके, सो यहां पर मैंने दो फंक्शन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे। पहली, अगर इंटरनोड की लेंथ बढ़ानी है किसी भी केस में, जिबरलिक एसिड डाल दो। सेकंड, बोल्टिंग, अगर आपको बोल्टिंग करवानी है, ओके, या माल्टिंग करवानी है, अगर दारू वारू बनानी है तो उसके लिए, माल्टिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, शुगर केन जो है ये आपका स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप शुगर केन की स्टेम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें जिबरलिन ऐड कर दो, इंक्रीज हो जाएगी शुगर केन की लेंथ में, तो 20 टन पर एकड़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनोड लेंथ इलोंगेशन। ओके, सिमिलरली अगर आप देखो
कि आपको बोल्टिंग करवानी है, आपको इंटरनोड इलोंगेट कराना है बीट में, कैबेज में, जो कि रोजेट हैबिट में उगते हैं, तो आप उनमें भी इंटरनोड इलोंगेशन करा सकते हो। यानी आप अगर चाहते हो कि आपका इंटरनोड लंबा हो जाए और आपका फ्लावर ऊपर प्रेजेंट हो, देन बेसिकली उसके लिए आप बोल्टिंग करवा दो, जो कि जिबर्लिक एसिड का काम है। सो ये दो फंक्शन यहां पर हो गए हैं। ओके, अदर देन दैट इफ यू वांट कि ज्यादा अंगूर तुम्हें खाने हैं, तो उसके लिए लंबा जो है बेल का होना जरूरी है। सो बेल लंबा करने के लिए आपको क्या करना है, जो लेंथ है आपका एक्सिस की, उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड टू इंक्रीज द एक्सिस और टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है जिबरलिन एसिड का यूज करो। ओके, सो यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ जाएगी। फ्रूट जो है उन पर भी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हो, जिससे फ्रूट की शेप बेटर हो जाए। जैसे एप्पल पे ये अप्लाई किया जाता है, जिससे एप्पल बड़ा हो, प्लस एप्पल जो है उसकी शेप बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाए और वो सुंदर दिखे, जिससे ज्यादा बिके। ओके, ये सीनेसेंस को डिले करती हैं, यानी ये बुढ़ापे को आने से रोकती है। ओके, द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर टाइम। अगर सीनेसेंस डिले हो गई, अगर फ्रूट आपका बहुत लंबे टाइम तक उसी पर लटका हुआ है, बूढ़ा नहीं हो रहा, देन इट मींस दैट आपके फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ गई। फ्रूट ज्यादा टाइम तक स्टोर हो रहा है, फ्रूट ज्यादा टाइम तक ट्री पर लटका हुआ है, तो उसकी मार्केट प्राइस जो है बढ़ जाती है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, सो मार्केट पीरियड बढ़ गया। इनिशियली जो आपका समझ लो 30 दिन में पक रहा था, तो उसको जरूरी हो जाता है भाई 30 दिन में बेच दो, अदरवाइज खराब हो जाएगा। लेकिन अब वो 45 दिन में पक रहा है, क्यों? क्योंकि सीनेसेंस डिले हो गई है। सो अब 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए ना बंदे को बेचने के लिए, 15 दिन ज्यादा बेच पाएगा। सो मार्केट वैल्यू बढ़ गई उस चीज की। ओके, ये माल्टिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। सो बोल्टिंग और माल्टिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी ये काम आता है। ओके, इन जुवेनाइल कॉनिफर्स, यानी जो कोन लाइक प्लांट्स होते हैं आपके, पाइनस साइकस वगैरह, इनमें ये फास्ट करता है मैच्योरिटी पीरियड को। अगर जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अगर आपने जिबरलिन डाल दिया है, दे विल बी हास्टनिंग द मैच्योरिटी। अगर बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे तो सीड प्रोडक्शन इनमें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड इफ अर्ली सीड इज प्रोड्यूस्ड, दे कैन बी फर्दर ग्रोन। ओके, सो ग्रोइंग सीजन में बहुत ज्यादा आपको प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। साइटोकाइनिन, साइटो मीन सेल एंड काइनिन मीन डिवीजन। तो यहां पर आपको सेल डिवीजन को इंक्रीज करने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। सो साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड दे वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। काइनेटिन जो कि आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट था, आपके वस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट था, या आपका कोकोनट वाटर में प्रेजेंट था, दैट इज काइनेटिन। ओके, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन विच इज अ प्यूरिन। N6 फॉर्फ्यूलाइल अमीनो ग्रुप जो है इस पे ऐड हुआ था, हमने देखा था इन द इनिशियल स्लाइड। सो यहां पे क्या हुआ, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से निकाला गया था काइनेटिन फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट डजंट अकर नेचुरली इन द प्लांट। यानी कि प्लांट में काइनेटिन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन काइनेटिन लाइक सब्सटेंसेस हैं। सो साइंटिस्ट में दौड़ चालू हो गई कि सबसे पहले कौन इस सब्सटेंस को आइसोलेट करेगा। सो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज वाले सब्सटेंस को आइसोलेट किया गया फ्रॉम मेज। ओके, एंड सिंस द साइंटिफिक नेम इज जिया मेज, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हुआ, जिया मेज के अंदर या फिर जिया मेज के अंदर अगर किया गया डिस्कवर, तो जिया वर्ड यहां से उठाया और काइनेटिन का आखिरी वर्ड टिन यहां से उठाया, तो इट बिकेम जियाटिन। ओके, कॉर्न कर्नल से क्योंकि निकाला गया, सो बेसिकली आपका यहां पे मेज वर्ड जुड़ गया है। एंड कोकोनट मिल्क से भी ये निकाला जा सकता है। सो जियाटिन जो था ये एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, बट आपको ये याद रखना है काइनेटिन नहीं है। काइनेटिन आपका हेरिंग स्पर्म से मिला था, हेरिंग स्पर्म डीएनए, वो आपका प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट था, बट जियाटिन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट। सो जियाटिन इज नेचुरल बट सिंथेटिक कुछ कंपाउंड से जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं, विच आर गोइंग टू इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ सेल डिवीजन। सो नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर। कहां मिलेंगे, जाहिर सी बात है जहां पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होगा वहीं पर ये आपको देखने को मिलेंगे। सो सेल डिवीजन कहां पर ज्यादा होता है, रूट एपेक्स पे, यानी रूट एपिकल मेरिस्टम। डेवलपिंग शूट बड जो आगे चल के फ्लावर बनाएंगे उनमें एक्टिव सेल डिवीजन होती है। यंग फ्रूट्स उनमें भी एक्टिव सेल डिवीजन होती है, जिससे फ्रूट का साइज बड़ा होता रहता है। सो इट प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स बाय सेल डिवीजन। क्लोरोप्लास्ट बनते रहते हैं लीव्स में, सेल डिवीजन होती रहेगी, ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करती रहेंगी। लेटरल शूट ग्रोथ होती रहेगी बाय सेल डिवीजन, आपका सेकेंडरी ग्रोथ।
एडवेंटिशियस शूट आपकी बनती रहेगी, यानी शूट भी आपकी ग्रो होती रहेगी। सो साइटोकाइनेंस हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल डोमिनेंस को अगर आपको ओवरकम करना है, जो कि ऑक्सिन का एक इफेक्ट था, तो आपको उसमें साइटोकाइनिन ऐड करना पड़ेगा, जिससे एपिकल बड जो है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा और वो डोमिनेटिंग नहीं रह पाएगा। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रिएंट की जो मोबिलिटी है वो बढ़ती रहती है, सो वो प्लांट में जो है शफल होते रहते हैं, और इसी वजह से लीव सेनेसेंस डिले हो जाती है, यानी जो लीव्स मरने वाली थी उन तक अब न्यूट्रिएंट पहुंचा दिए जाएंगे बाय मोबिलाइजेशन विच इज डन बाय साइटोकाइनिन्स। सो वो लीफ अब इतनी जल्दी फॉल नहीं करेंगे, वो थोड़ा बाद में बूढ़े होंगे, वो थोड़ी बाद में सेनेसेंट होंगे और थोड़ा बाद में ही फॉल होंगे। ओके, इथाइलिन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथाइलिन एंड आफ्टर दैट हमारा बचेगा एब्सिसिक एसिड, उसके बारे में हम लोग जो है फर्दर बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज इथाइलिन गाइज। सो अब इथाइलिन की हम लोग बात करते हैं। सो वी नो वेरी वेल दैट दिस इज अ गैसियस पीजीआर एंड दिस इज द ओनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज गैसियस इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहता है। ओके, इट इज जस्ट ओनली हैविंग 2 कार्बन। सो इट इज अ हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन है और बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इथाइलिन, और सिंपली आप इसको इथीन भी बोल सकते हैं इन नॉर्मल नॉमेनक्लेचर दैट यू यूज टू डू इन केस ऑफ केमिस्ट्री। सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, यानी जो प्लांट आपके ओल्ड हो रहे होते हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, एज वेल एज इन राइपनिंग फ्रूट्स, यानी जैसे ही कोई फ्रूट आपका पकना स्टार्ट होगा वो इथाइलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, एंड दिस इथाइलिन इज ऑल्सो गोइंग टू मेक द अदर फ्रूट्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ दैट राइपनिंग फ्रूट राइप। यानी कि समझ लीजिए यहाँ पर एक ऑरेंज है and this orange is getting ripe. Okay, so it will be secreting some sort of gaseous plant growth regulators, और यहाँ पे अगर कोई कच्चा बनाना प्रेजेंट है या फिर लेट्स से यहाँ पे कोई कच्चा ऑरेंज ही प्रेजेंट है, तो ये इसको भी जो है धीरे धीरे पकाना स्टार्ट कर देगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई एक फ्रूट सड़ जाए तो उसे टोकरी में से निकाल देना चाहिए, अदरवाइज बचे हुए सारे फ्रूट जो हैं वो भी जल्दी पक के सड़ने लग जाएंगे और उनकी जो है शेल्फ लाइफ वो कम हो जाएगी। वो एक स्लो रेट पे आपके पक रहे थे बट अब वो फास्ट पकने लग जाएंगे और बहुत ही जल्द सड़ भी जाएंगे। सो इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सो देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स एज वेल। सो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो होती है सीडलिंग्स की, ओके, यानी सीडलिंग्स जो कि जस्ट अभी उगे हैं उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बाय स्वेलिंग अप द एक्सिस एंड बाय फॉर्मिंग द एपिकल हुक इन डाइकॉट सीडलिंग, यानी कहीं ना कहीं सीडलिंग जो ग्रो करती है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो फ्रूट को तो एक्स्ट्रा मैच्योर करता ही है पका के, सीड की मैच्योरेशन में भी ये हेल्प करता है, सीडलिंग की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। सो इथाइलिन प्रमोट्स द सेनेसेंस, क्योंकि किसी भी चीज़ को जल्दी पका देगा तो सेनेसेंस जल्दी ले आएगा, यानी बुढ़ापा जल्दी ले आएगा। अगर जवानी जल्दी गुजर गई तो बुढ़ापा पहले आ जाएगा। सिमिलरली अगर फल जल्दी पक गया तो सेनेसेंस भी जल्दी आ जाएगा एंड एब्सिशन भी होने लगेगी, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर की, यानी लीव्स और फ्लावर आपके गिरने स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी मैच्योर होके। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग में तो इसका रोल हम लोग देख ही चुके हैं। इट एनहेंसेस द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक मतलब जो भी प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे थे नॉर्मल रेट पे, अब उनका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। इफ दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर रेस्पिरेशन रेट, दे आर गोइंग टू राइपन एट अ वेरी फास्ट पेस एज वेल। ओके, सो इथाइलिन यूज्ड टू ब्रेक द सीड एंड बड डॉर्मेंसी, यानी कि जो सीड और बड आपके डॉर्मेंट स्टेज में पड़े थे, इनएक्टिवेट स्टेज में, अब उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करके ये उसे नॉर्मल एक्टिवेटिंग स्टेज में ले आता है, क्योंकि किसी भी चीज की प्रोग्रेशन को ये फास्ट कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि सीडलिंग की ग्रोथ में भी ये हेल्प कर रहा है, ओके, फ्रूट्स की भी राइपनिंग में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली सीड एंड बड डॉर्मेंसी को भी ये रिमूव कर रहा है, सो दैट इट दे कैन लाइक ग्रो इन अ वेरी फास्टर पेस। इट इनिशिएट द जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, अगेन सीड जर्मिनेशन की बात आ गई। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, स्प्राउटिंग सॉरी, सो यहाँ पर जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं, जो आई ऑफ पोटैटो होती है, उससे आपका पर्टिकुलरली कैसे स्प्राउटिंग होकर बहुत सारे पोटैटोस बनते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलोंगेशन। सो इंटरनोड इलोंगेशन आपने और कहां पर देखा था? आपने इसे देखा था जिबरलिन में। सिमिलरली यहां पर पेटियोल इलोंगेशन भी होता है, बट हेयर इट इज नॉट द शुगर केन, इट इज द डीप वाटर राइस प्लांट। सो इफ देयर इज राइस प्लांट तो उसके इंटरनोड के लेंथ को ये बढ़ा देता है। क्यों? समझ लो ये डीप वाटर है, यहां पर क्या होगा, इंटरनोड अगर बढ़ेगा तो आपके स्टेम रीजन
लंबे इंटरनोड की वजह से ऊपर आ जाएंगे और वो आसानी से जो है गैशियस एक्सचेंज और सर्वाइवल कर पाएंगे. सो दैट्स वाई दिस increased internodal length is important. Okay, it helps leaves or upper part of the shoot to remain above the water. और ये जो अपने सारे ऊपर वाले पार्ट है इनको वाटर से ऊपर रहने में ही हेल्प करता है. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase the absorptive surface. रूट की इनिशिएशन में कौन हेल्प कर रहा था? ऑक्सिन. बट रूट ग्रोथ एंड हेयर फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है? रूट हेयर फॉर्मेशन में काम कर रहा है आपका कौन? आपका ये पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज इथाइलिन. सो इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स. यानी पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट कौन कर रहा था? ऑक्सिन. मैंने आपको कहा था एक और जगह पाइनएप्पल का नाम आएगा, याद रखना. सो आपका प्रमोशन कर रहा था ऑक्सिन, लेकिन इनिशिएट जो करेगा फ्लावरिंग वो कौन होगा? वो होगा आपका इथाइलिन. इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो. मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है. सिंस इथाइलिन regulates many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. क्योंकि किस किस चीज में हेल्प कर रहा है? आपके लीव्स और फ्रूट्स में सेनेसेंस को ये इंक्रीज कर रहा है. योर सीडलिंग की जो ग्रोथ है उसकी जो फर्दर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है उसमें ये हेल्प कर रहा है. सीड की ग्रोथ में और जर्मिनेशन में ये हेल्प कर रहा है. आपके जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, यानी जो प्लांट वाटर के अंदर रहते हैं, उनके इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाने में ये काम कर रहा है. ओके, सो देर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस दैट आर डन बाय इट. फ्रूट राइपनिंग में ये काम कर रहा है. सो इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इथिफोन. ओके, इथिफोन करवाहट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इथिफोन इज एन एक्वस सोल्यूशन. इसको आसानी से स्प्रे किया जा सकता है और इनको जब आप प्लांट पर डालेंगे सो बेसिकली वो फटाफट से राइपन होना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे कि आपके टमाटोज, एप्पल्स या फिर आपके कच्चे बनाना जो है तोड़कर सप्लाई किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट उनमें करवाहट डाल के यानी इथिफोन डालकर उसे पकाया जाता है एंड आफ्टर दैट मार्केट में कमर्शियली बेचा जाता है. थिनिंग ऑफ कॉटन वगैरह या फिर चेरी जो वॉलनट है, ये इन सब को करने का काम भी आपका इथाइलिन करता है. एज वेल एज प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन फीमेल कुकुम्बर, जिससे इनकी ईल्ड बढ़ सके. ये सारे काम भी जो है आपके बेसिकली इथाइलिन करता है. ओके, एब्सिसिक एसिड, as the name indicates, it will be very very important for the abscission process. So as mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating the abscission and dormancy, and since it is a negative hormone, तो ये abscission और dormancy पर आपका negative या adverse effect डालने की कोशिश करेगा. Okay, it also has other wide ranging effects on plant growth and development. काफी सारे और भी other alternative functions यहाँ पर देखे जाते हैं. It acts as a general plant growth inhibitor, क्योंकि एक इनहिबिटिंग हार्मोन है या फिर एक ये नेगेटिव हार्मोन है. ओके, ABA इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन को रोकता है, जबकि आपका प्रीवियस केस में इथाइलिन क्या कर रहा था? सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज कर रहा था, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था. सीड जर्मिनेशन को रोक रहा है यानी सीड को डॉर्मेंट स्टेज में बनाए रख रहा है. दोनों बातें सेम ही हैं. ABA stimulates the closure of stomata in epidermis and increasing the tolerance of plant to various kind of stresses. इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा गया. समझ लीजिए कोई स्ट्रेस आ गया, जैसे कि आपका ड्रॉट. समझ लो यार, पानी की बहुत कमी है, तो ड्रॉट से बचने के लिए प्लांट को अब क्या करना पड़ेगा? प्लांट को ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना पड़ेगा. ट्रांसपिरेशन अकर्स वाया स्टोमेटा दैट आर प्रेजेंट इन लीफ. अगर यहां पर जो प्रेजेंट स्टोमेटा है ये क्लोज हो गए, अगर आपके लीफ के ऊपर प्रेजेंट जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो गए, तो क्या होगा? पानी लॉस नहीं होगा. और अगर पानी लॉस नहीं होगा तो स्ट्रेस कंडीशन में भी प्लांट को बचा लिया जाएगा. यही तो बात हम लोग कर रहे हैं ना. सो ये पर्टिकुलर बात यहां पर देखने को मिल सकती है. देयर इज ऑल्सो अ नेम विच इज गिवन टू दिस हार्मोन, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन. क्योंकि ABA जो है ये सीड डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है. उसे आसानी से जो है आपका मैच्योर नहीं होने देगा. ये उसको आसान, कहने का मतलब है मैच्योर इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर इट. इसे जर्मिनेट नहीं होने देगा. लेकिन एक बार अगर सीड जर्मिनेट हो जाए तो उसके डेवलपमेंट में, उसकी मैच्योरेशन में या फिर उसकी डॉर्मेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्रोवाइड करता है. सिर्फ ऑप्टिमम कंडीशन देख के ही उसकी मैच्योरेशन को ये एनहेंस करता है. ओके, यानी कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो उसे दोबारा से डॉर्मेंट स्टेज में ये ले जाकर फेंक देगा. बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी ABA helps the seed to withstand desiccation. यानी कि अगर बहुत ही ज्यादा सूखी कंडीशन वहां पर प्रेजेंट है तो वहां पर डेसिकेट होने वाली कंडीशन में क्या रहेगा? बेसिकली आपके सीड सर्वाइव कर पाएंगे. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड. बिकॉज एब्सिसिक एसिड विल गिव द सीड अ पावर टू बिकम डॉर्मेंट इवन
इन द हार्श कंडीशंस, जिससे कि पूरा जो सर्वाइवल पीरियड है उसका इंक्रीज हो सके, और इसीलिए सीड आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं, बिकॉज दे यूज टू बी इन द डॉर्मेंट स्टेज। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने उसे अनाज के गोदाम में रखा और वो सारे सीड जर्मिनेट होकर उग गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो उनके डॉर्मेंट पीरियड तक उन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है, एंड आफ्टर दैट दे कैन बी इजीली ग्रोन अगेन। ओके, सो ABA जो है ये आपका जिबर्लिक एसिड से एंटागोनिस्ट होता है। याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक है दोनों नामों में एसिड आता है, आपका जिबर्लिक एसिड में भी एसिड आता है और आपका एब्सिसिक एसिड में भी एसिड आता है। सो दैट्स व्हाई दीज टू थिंग्स आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। So we may summarize that any or every phase of the growth, differentiation and development of plant, one of the other PGR has some role to play. Okay, one or the other PGR has some role to play. यानी कि आप किसी भी फेज को देख लो, either it is going to be growth और maturation और differentiation, आप किसी भी फेज को देख लो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में उसका काम आता ही आता है। क्योंकि समझ लीजिए आप ये कैलस है आपके पास, ओके, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। अब इसको आप लोग ग्रो कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इसे ऑक्सिन देंगे जिससे कि इसमें रूटिंग इनिशिएट हो जाए, एंड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ और द एक्सटेंट ऑफ सेल डिवीजन आप यहां पर साइटोकाइनिन भी देंगे। समझ लीजिए फिर ये ग्रो कर गया अच्छे तरीके से। अब जो ग्रोथ हुई है इसमें आप लोग बोल्टिंग कराने के लिए इसमें जिबर्लिक एसिड दे सकते हैं। ओके, और फिर समझ लीजिए इस पर फ्रूट लग गए, उन फ्रूट्स को जल्दी राइपन करने के लिए आप लोग इथाइलिन दे सकते हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बेसिकली यूज इन वेरियस प्रोसेसेस दैट आर अकरिंग इन द सेम प्लांट। सो ये जो आपके रोल्स होते हैं पीजीआर के, ये कॉम्प्लीमेंट्री या एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है ये इनिशियली चीजों को डेवलप कराने में बहुत काम आते हैं, लेकिन ये जो आपके जिबर्लिक एसिड और ABA का फंक्शन है ये आपके एंटागोनिस्ट होते हैं, ये आपके अपोजिट काम करते हैं। ओके, so similarly there are number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect that event। जैसे कि डॉर्मेंसी ऑफ सीड में आपके मल्टीपल हार्मोन्स काम कर सकते हैं, एब्सिशन में आपके मल्टीपल हार्मोन्स काम कर सकते हैं बेसिकली, सेनेसेंस में काफी सारे काम कर सकते हैं, कोई सेनेसेंस को बढ़ाएगा कोई सेनेसेंस को रोकेगा, एपिकल डोमिनेंस में भी आपके काफी सारे हार्मोन्स काम कर रहे थे। ओके, आपका साइटोकाइनिन भी काम कर रहा था जो एपिकल डोमिनेंस को रोक रहा था, आपका ऑक्सिन भी काम कर रहा था जो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ा रहा था। सो हर चीज पे अलग अलग हार्मोन का अलग अलग इफेक्ट होता है। ओके, सो रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। इंट्रिंसिक कंट्रोल में हमने क्या देखा था? या तो पीजीआर होंगे, ओके, जो कि इंटरसेलुलर थे, और उसके साथ साथ जीनोमिक कंट्रोल था, यानी आपके डीएनए का कंट्रोल था जो कि इंट्रासेलुलर था, यानी सेल के अंदर। ओके, और इसके साथ साथ कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं जैसे कि वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, जो कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ओके, जैसे कि लाइट और टेम्परेचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि फ्लावर की इनिशिएशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नाउ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ओवर, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज फोटो पीरियोडिज्म, यानी यहां पर आपके लाइट की बात हो रही है, यहां पर आपके लाइट की बात हुई। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट्स रिक्वायर्ड पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट। आप अलग अलग प्लांट्स को देखेंगे, उन्हें अलग अलग टाइप की लाइट की जरूरत होती है, अलग अलग ड्यूरेशन की लाइट की जरूरत होती है। सो लेट्स से दैट द अमाउंट ऑफ लाइट जो हर प्लांट के लिए अलग अलग है उसे हम बोल रहे हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। ओके, क्रिटिकल फोटो पीरियड। अगर जो प्लांट्स हैं वो तभी फ्लावर करेंगे जब क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट उन्हें मिल रही है, तो इन्हें आप लोग बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे मतलब लंबा दिन, यानी ज्यादा सनलाइट। सो जब अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा सनलाइट इन्हें मिली तो ये होंगे लॉन्ग डे प्लांट। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम सनलाइट मिली तो इनमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट द क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट इज 7 आवर्स, और सूरज आपका बेसिकली उस जगह पर निकल रहा है 6 आवर्स। सो यहां पर क्या होगा? आपकी कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। बट अगर आपके 10 घंटे वहां पर लाइट है तो फ्लावरिंग हो जाएगी। सो दिस इज लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि लंबे दिन की इन्हें जरूरत है। सिमिलरली यहां पर अगर आप शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करो तो जस्ट अपोजिट केस है। इन शॉर्ट डे प्लांट व्हाट विल हैपन? देयर विल बी आल्सो अ क्रिटिकल फोटो पीरियड, बट द फ्लावर will be born only when the light below critical photo period is given. Okay, so let's say the critical photo period is 7 hours
एंड हियर जस्ट लाइक द प्रीवियस केस 6 आवर लाइट इज प्रेजेंट, सो इट विल बी फ्लावरिंग। लेकिन अगर 7 घंटे से ज्यादा प्रेजेंट है, 10 घंटे 12 घंटे, तो यहां पर कोई भी आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। एंड इन द थर्ड केस द फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी इज श्योर शॉट, मतलब वेजिटेटिव एक बार मैच्योरिटी हो गई उसके बाद फ्लावरिंग आपकी होगी, कोई भी नहीं रोक सकता इसे, चाहे डे ड्यूरेशन आपकी कम हो चाहे डे ड्यूरेशन आपकी ज्यादा हो। इसे आप लोग बोलते हो डे न्यूट्रल प्लांट, यानी इसमें आपका न्यूट्रल प्लांट प्रेजेंट रहता है। प्लांट एकदम न्यूट्रल रहता है, चाहे ज्यादा सनलाइट होगी तो भी ग्रो कर जाएगा, कम सनलाइट होगी तो भी। सो इट इज नॉट शोइंग सम ड्रास्टिक इफेक्ट्स इन रिलेशन टू द फोटो पीरियड। ओके, सो यहां पर क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो सीन दैट इन सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, यानी इन प्लांट्स में इंट्रिंसिक ताकत होती है कि ये नाप पाए कि लाइट की ड्यूरेशन कितनी है। अगर फोटो पीरियड एक्सीड कर गया क्रिटिकल ड्यूरेशन को, तो उसमें सिर्फ तभी फ्लावरिंग हो पाएगी इफ इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट। अगर उसे ज्यादा सनलाइट की जरूरत है तो ही वो फ्लावर करेगा। अगर वो एक शॉर्ट डे प्लांट था और उसको आपने बहुत ज्यादा लाइट दे दी तो इट विल नॉट फ्लावर। अगर वो एक लॉन्ग डे प्लांट था और उसको आपने बहुत कम सनलाइट दे दी, इट विल नॉट फ्लावर। ओके, सो अगर फोटो पीरियड से लेस लाइट प्रेजेंट है तो भी वहां पर फ्लावरिंग नहीं होगी अगर ये लॉन्ग डे प्लांट है तो। सो लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, ये तभी फ्लावर करेंगे जब क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट प्रेजेंट हो, और शॉर्ट डे प्लांट ये तभी फ्लावर करेंगे जब क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट प्रेजेंट हो। एंड क्रिटिकल ड्यूरेशन अलग अलग फ्लावर्स के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए डिफरेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस जगह पर प्रेजेंट है, उनकी इकोलॉजिकल कंडीशंस एज वेल एज एनवायरमेंटल स्टेटमेंट के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। डे न्यूट्रल प्लांट वो है कि एक बार वेजिटेटिव मैच्योरिटी आ गई फिर वो फ्लावर करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट कितनी है। ओके, सो ये सब सिर्फ लाइट की ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड पर भी डिपेंड करता है। यानी हम लोग जिसे फोटो पीरियडिज्म कहते हैं उसे आप डार्क के रिलेशन में भी देख सकते हो। यानी कि अगर आप यहां पर बोल रहे हो कि इसे ज्यादा लाइट की जरूरत है, तो आप इसे ये बोल सकते हो कि इसे कम अंधेरे की जरूरत है। आप यहां कह रहे हो कि इसे कम लाइट की जरूरत है, तो आप बोल सकते हो इसे फ्लावरिंग के लिए ज्यादा अंधेरे की जरूरत है। सो दीज आर रिलेटिव टर्म्स, द लाइट एंड डार्कनेस आर रिलेटिव टर्म्स, सो यू कैन इजीली डिफाइन दीज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द टर्म्स। जो लॉन्ग डे प्लांट है उन्हें आपकी ज्यादा सनलाइट चाहिए तो कम डार्कनेस चाहिए, जो शॉर्ट डे प्लांट है उन्हें आपकी कम सनलाइट चाहिए तो ज्यादा डार्कनेस चाहिए। यू कैन easily define all these things. So dark phase and light phase both are equally important. Okay, so hence it can be said that flowering in certain plants depend not only on combination of light and dark exposure but also to their relative duration. लाइट और डार्क फेज तो इंपॉर्टेंट है ही, उनकी रिलेटिव ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट और डार्क फेज में कितना फर्क है। जो लॉन्ग डे प्लांट है उसे बहुत ज्यादा दिन और बहुत कम रात चाहिए, और जो आपका शॉर्ट डे प्लांट है उसे आपका अपोजिट जो है यहां पर कंडीशन लगेगी। सो दिस इज फोटो पीरियडिज्म। फोटो मींस लाइट एंड पीरियड सिंपली मींस ड्यूरेशन, दैट्स व्हाई यहां पर ड्यूरेशन का जिक्र नाम में खुद ही किया गया है। ओके, सो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हाइल शूट अपेक्स मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग अपेक्स, आपको पता है कि जो आपका शूट रहती है वहां पर कुछ फ्लोरल अपेंडेजेस आपके उग जाते हैं जो आपके फ्लावर बनाते हैं। ओके, सो वहां पर एक जो शुरुआत होती है वो होती है फ्लोरल मेरिस्टम की। फ्लोरल मेरिस्टम आपका पूरा का पूरा जो है फ्लावर तैयार कर लेता है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जो फ्लावर और इनके साथ की जो लीव्स है ये बेसिकली आपके लाइट और डार्क ड्यूरेशन की परसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी लीफ वो साइट है जहां पर लाइट और डार्क ड्यूरेशन की परसेप्शन होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं फोटो पिगमेंट्स। आपने लीव्स में देखा था फोटो सिंथेसिस के अंदर कि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर आपका कैरोटिनॉइड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर आपका ज़ेंथोफिल प्रेजेंट रहता है। देयर आर अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर विच आर इंपॉर्टेंट टू ट्रैप द लाइट। सो सिमिलरली लीव्स आर गोइंग टू हैव द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द लाइट परसेप्शन। ओके, सो यहां पर बोला जाता है कि कुछ हाइपोथेटिकल हॉर्मोन्स होते हैं, क्योंकि आज तक इन्हें आइसोलेट नहीं किया गया है। सो कुछ हाइपोथेटिकल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लीव से माइग्रेट करते हैं और शूट अपेक्स तक पहुंच के फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। यानी व्हाट इज द केस, लेट्स से दिस इज द केस, दिस इज द फ्लोरल मेरिस्टम। ये समझ लीजिए फ्लोरल मेरिस्टम है, अभी फ्लावर नहीं बना है, इसके साइड में एक लीफ है, और समझ लीजिए लॉन्ग डे प्लांट है।
इफ इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट और आपने इसको क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा सनलाइट दे दी है, तो यहां पर प्रेजेंट जो आपका हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा. इफ दिस हार्मोन इज गेटिंग एक्टिवेटेड, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस फ्लोरल मेरिस्टम, एंड इफ इट इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लोरल मेरिस्टम, द फ्लावरिंग will occur. The flowering in this particular case will occur. Okay. Similarly, if the light more than critical sunlight is not given, then there will be no activation of this hypothetical hormone, so there will be no flowering in this particular case occurring at all. ये इंपॉर्टेंट है. ओके. वर्नलाइजेशन भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का. छोटा टॉपिक, सिर्फ आधे पेज में, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल. वर्नलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोल्ड ट्रीटमेंट और द चिल ट्रीटमेंट. हियर व्हाट हैपन इज योर सीड इज बेसिकली गिवन एन एक्सपोजर टू द कोल्ड दैट इज अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद इस सीड में ज्यादा बेहतर तरीके से जो फ्लावरिंग है वो देखने का मौका मिलता है. काफी साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि दिस चिलिंग ट्रीटमेंट यूज्ड टू डिक्रीज द वेजिटेटिव ड्यूरेशन. इट मींस दैट इट यूज्ड टू डिक्रीज द वेजिटेटिव ड्यूरेशन फेज. अगर वेजिटेटिव फेज की ड्यूरेशन कम हो गई है तो जाहिर सी बात है आपका फ्लावरिंग फेज जल्दी आ जाएगा. क्या होता है, पहले सीड जर्मिनेट करता है, फिर वेजिटेटिव पार्ट्स बनते हैं, उसके बाद आपका फ्लावरिंग होती है ना, उसके बाद फ्लावरिंग होती है. अगर ये वेजिटेटिव पार्ट कम हो गया, अगर ये वेजिटेटिव ड्यूरेशन कम हो गई, तो सीड से फ्लावर बनने में कम टाइम लगेगा. इट मींस दैट इट विल एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स, सो दैट्स व्हाई दिस कोल्ड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी. ओके. प्लस ये कोल्ड ट्रीटमेंट जब आप कराते हैं तो यहां पर फंगल इंफेक्शन होने के चांसेस भी कम रहते हैं. फंगस कहां ग्रो करते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे. सो अगर आपने यहां पर कोल्ड ट्रीटमेंट करा दिया तो फंगस के ग्रो होने के कोई चांसेस यहां पर नहीं होते. सो इसे फर्दर बचाया भी जाता है. Okay, normally fungal infection से. So let's see what is written in the text. Okay, so there are some plants जिनकी flowering जो है quantitatively या qualitatively depend करती है low temperature के exposure पे. यानी when you are going to expose the plants at low temperature, they will be flowering well, and this process is called as vernalization. It prevents the precocious reproductive development late in the growing season. यानी काफी बार आपके ग्रोइंग सीजन में बहुत लेट जो है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप करते हैं, उस टाइम तक बहुत देर हो जाती है, बिकॉज ग्रोइंग सीजन का वो एंड है, उस टाइम पर फ्लावरिंग का कोई खास फायदा नहीं है. सो उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, वेजिटेटिव फेज को कम करके बहुत जल्दी प्लांट्स को आप लोग ग्रो करवा सकते हैं. ओके. एंड इन सम पर्टिकुलर केसेस इट यूज टू गिव सफिशिएंट टाइम टू रीच टू द मैच्योरिटी. सो वर्नलाइजेशन क्या है? प्रमोशन है ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर दिया और प्रमोशन करवा लिया. सो सम ऑफ द फूड प्लांट्स जैसे कि वीट, बार्ले और राई जो है, इनके दो अलग अलग वैरायटीज होती हैं. द वेरी फर्स्ट वैरायटी इज विंटर वैरायटी एंड द सेकंड वन इज स्प्रिंग वैरायटी. स्प्रिंग वैरायटीज आपकी बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करती हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें स्प्रिंग में ग्रो करवाएंगे तो ये नॉर्मली स्प्रिंग सीजन में अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी और अगले समर तक जो है इनको आप लोग हार्वेस्ट करके खा सकते हैं. लेकिन अगर आप विंटर वैरायटी की बात करें तो अगर आप इन्हें स्प्रिंग में ग्रो करेंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाती. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द विंटर वैरायटी इनटू स्प्रिंग वैरायटी, आप लोग क्या करो, विंटर वैरायटी को अगर आप स्प्रिंग वैरायटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसे कम टेम्परेचर से ट्रीट करा दो. अगर आप कम टेम्परेचर से ट्रीट कराओगे, दे विल बी ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस एंड दे विल बी गिविंग राइज टू अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, एंड दैट्स व्हाई आपकी ईल्ड जो है बढ़ेगी. ओके. सो इट बेसिकली ये फ्लावर नहीं कर पाते अगर आप इन्हें ऑल्टरनेट सीजन्स में उगाओगे तो, और मैच्योर ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पाते इन द फ्लावरिंग सीजन. तो यहां पर क्या होता है, इन्हें हम ऑटम में ग्रो कराते हैं, बिकॉज ये विंटर वैरायटीज है. अगर आप इन्हें ऑटम में सो करोगे तो ये विंटर में आराम से ग्रो कर सकती है, क्योंकि ये उनका बेस्ट टाइम है ग्रो करने का. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज विंटर वैरायटीज. सो ये क्या करेंगे, ओवर विंटर ये सीडलिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे और स्प्रिंग में ग्रोथ रिज्यूम कर लेंगे और मिड समर तक हार्वेस्ट हो जाएंगे. यानी पूरा का पूरा सीजन ये खा गया. आपने इसे ऑटम में डाला, विंटर में सीडलिंग बनी, अगले स्प्रिंग तक भाई साहब ग्रो हुए थोड़ा, और समर में हार्वेस्टिंग हुई. यानी पूरा का पूरा जो है साल यहां पर खा गए. तो यहां पर इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विंटर को स्प्रिंग वैरायटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको ग्रोइंग सीजन के अंदर ही अपना आउटकम
मिल जाए. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी डन बाय द वर्नलाइजेशन प्रोसेस. अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बायनियल प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो पर्टिकुलरली 2 ग्रोइंग सीजन तक रहते हैं. एक में ये एक सीजन में वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और दूसरे में ये करते हैं रिप्रोडक्टिवली ग्रो. सो बायनियल्स आर मोनोकार्पिक, यानी ये एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, ये फ्लावर करते हैं और डाई हो जाते हैं. जैसे कि इन केस ऑफ बैम्बू, बैम्बू 100 से 150 साल में एक बार फ्लावर करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. सिमिलरली दिस इज द केस इन दिस मोनोकार्पिक प्लांट्स एज वेल. यहां पर क्या होगा, ये सेकंड सीजन में डाई हो जाएंगे फ्लावरिंग करने के बाद. सो इनमें जो होता है, आप शुगर बीट, कैपेज या कैरेट्स वगैरह में आप लोग इनके वेजिटेटिव फेज को घटा सकते हो. इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज द वेजिटेटिव फेज, तो सिंगल सीजन में ही आपको वो पर्टिकुलर खाना मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज कैरेट, अगर आपने नॉर्मल उगाया देन दिस इज बायनियल, 2 सीजन ले लेगा पूरे के पूरे. अगर आपने यहां पर वर्नलाइजेशन की और वेजिटेटिव फेज को कम कर दिया तो ये आपका बहुत जल्दी आपको प्रोडक्टिविटी करके देगा और यहां पर आपको बेहतर यील्ड देखने को मिलेगी. सो दिस कोल्ड ट्रीटमेंट और चिल ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वैरायटी ऑफ द केसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ फूड कंपाउंड्स. नाउ सीड डोरमेंसी. सीड डोरमेंसी हमने क्या देखा था, दैट सीड यूज्ड टू बिकम इनएक्टिव, okay, or they used to enter into a dormant stage because they are not having favorable conditions to divide or the favorable conditions to germinate. So inactive का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मर गए, वो अपने नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन में आ सकते हैं जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी. ओके, सो देर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन द एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल. बाहर की कंडीशन फेवरेबल है फिर भी ये जर्मिनेट नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि बाहर की कंडीशन फेवरेबल है, अंदर की नहीं. इंट्रिंसिक कंडीशंस काफी बार आपकी अनफेवरेबल हो जाती हैं. ओके, सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी which are not controlled by the external environment but are under endogenous control. यानी कि इनको बाहर वाले फैक्टर कुछ नहीं कह रहे. बाहर वाले फैक्टर तो दे आर प्रमोटिंग कि भाई बहुत जल्दी से ग्रो करो, लेकिन अंदर वाले जो फैक्टर हैं, जेनेटिक जो फैक्टर है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से रिलेटेड जो फैक्टर है, ये सीड वाले अंदर के फैक्टर इसे ग्रो नहीं करने दे रहे. जैसे कि इम्परमिएबल हार्ड सीड कोट. इफ देर इज वेरी हार्ड सीड कोट तो उसके अंदर वाटर या ह्यूमिडिटी कैसे पहुंचेगी, एंड इफ द वाटर इज नॉट गोइंग टू एंटर वाया द सीड कोट इट विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट एनी हाउ. जैसे कि अगर उसके अंदर कोई इनहिबिटर प्रेजेंट है जैसे एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो इनहिबिटर इसके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और जर्मिनेट नहीं होने देगा. अगर एम्ब्रियो ही इमेच्योर है तो उसको मैच्योर होने तक का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो आगे फर्दर ग्रो करेगा. दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से सीड डोरमेंट होता है. सो दिस डोरमेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मीन्स. इस डोरमेंसी को ओवरकम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहां पर सीड कोट बहुत हार्ड है. क्या कर सकते हो, सीड कोट को एब्रेशन कर सकते हो. सीड कोट को थोड़ा सा छील दो. अगर सीड कोट पे आपने छोटा सा छेद कर दिया अपने हाथ से तो उसके अंदर से पानी जा पाएगा तो सीड ग्रो हो जाएगा. सो चाकू से कर दो, सैंड पेपर से उसको थोड़ा सा रब कर दो सो दैट वो थिन हो जाए. इफ इट इज गोइंग टू बी थिन द वाटर कैन इजिली परमिएट. या विगरस शेकिंग कर दो सीड की सो दैट अंदर का एम्ब्रियो जो है एक्टिव हो जाए. इन द ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स को सीड खिला दो देन बेसिकली क्योंकि उनका कवर बहुत टाइट है, जब एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ उनके फीकल मैटर के थ्रू सीड बाहर निकलेगा तो HCl जो है बेसिकली एक्सकोरिएट कर देगा उस वॉल को. सो इट इज गोइंग टू बिकम क्वाइट थिन. ओके, और अगर इन्हें चिलिंग कंडीशंस दे दोगे, जैसा कि हमने अभी लास्ट केस में पढ़ा था वर्नलाइजेशन, चिलिंग कंडीशन दे दोगे तो भी ये एक्टिवेट हो जाएंगे. देन अगर आपके वहां पे एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट थे विच आर इनहिबिटर, सो इनको प्रमोटर दे दो जैसे कि जिबर्लिक एसिड एंड नाइट्रेट, सो ये इनहिबिटर्स पे अटैक कर देंगे. लाइट कंडीशन इनको प्रॉपर दे दो, टेम्परेचर एंड अदर मेथड विच कैन इजिली ओवरकम द सीड डोरमेंसी, जिसके बाद सीड आपका बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए. So this was about the plant growth and regulation, guys. I hope you got this video very well. Please hit the subscribe icon, please hit the bell icon, please hit the like button. और मेरे नए चैनल नर्चरिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लो गाइज. द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई तो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक द वीडियो इन सिंगल शॉट. और आजकल गर्मी बहुत होने लग गई है यार, तो बहुत
दिमाग खराब हो जाता है बनाते बनाते, but let it be. Thank you so much guys for being so supportive in this time, and I hope that you will be doing well in your examination. Thank you so much. There is a very huge surprise that is coming on the way, and that surprise will be revealed I think in 4 or 5 days. That is a very good surprise for the students who are asking me for English classes. There is a very huge surprise, so I hope आपको पसंद आएगा. Thank you so much. Lots of love. Bye bye. Take care.